बाकी रोजगार के लिए आपको जो है वो यहाँ पे वो आपको परमानेंट कर दिया। चलिए, तो भाषा बोध में प्रवीणता का मूल्यांकन का जो भाग दूसरा है वो हम लेके आ रहे हैं आपके बीच। तो अभी तक जो है वो हमने मूल्यांकन क्या है और मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है और मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या है, ये सब की चर्चा जो है हो चुकी थी। मूल्यांकन की आवश्यकता क्या है, ये सब की चर्चा हो चुकी थी। अब हम जहाँ पे रुके हुए कहाँ थे, तो मूल्यांकन के प्रकार पे। मूल्यांकन का प्रकार मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताया हुआ था। मूल्यांकन का प्रकार मैंने आपको थोड़ा ब्रीफ में बताया हुआ था। अब मूल्यांकन के प्रकार के बाद हमको चर्चा करनी। चलिए मैं इसकी जरा स्ट्रीमिंग कर दूं ताकि यह स्ट्रीमिंग भी होता रहे। अभी यहाँ से मैं मुझे और भी एक दो काम जो है वो आने लगेंगे। यहाँ से हमारा एक नेशनल वेबिनार भी स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे उसमें भी टाइम देना, बट फिर भी मेरा जो कंटिन्यूअस काम है वो मैं पूरा करूंगा, उसमें मैं चलूंगा। वो मेरा दूसरा काम है। ये मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी का काम है, जिसको मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे लूंगा। तो मैं लाइव भी कर दे रहा हूँ, जिसको लाइव से देखना है वो लाइव से देख ले। और खास जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत जरूरी है, और बीएड वाले जो बच्चे हैं उनके लिए जरूरी, क्योंकि इन दोनों से प्रश्न उनको आते हैं। इन दोनों से प्रश्न आते हैं। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तब तक आप जो है कुछ कर नहीं पाओगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए उनको दो देखना जरूरी है। हालांकि वीडियो आपको मिलेगा, बट बाद में मिलेगा, मैं उसको कब पब्लिक करूंगा ये पता नहीं। उससे पहले पहले आपको तो एक बार तैयारी तो कर लेनी चाहिए, यहाँ पे जो है वो जुड़ जाना चाहिए। हेलो ऑल। चलिए, अब मैं इसको कंटिन्यू रहने देता हूँ। चलिए, यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। अब सीधे मुद्दे पे आते हैं, बात करते हैं। हमको बात करनी किसकी, भाषा की प्रवीणता की। भाषा प्रवीणता की जो है हमको बात करनी है। भाषा प्रवीणता क्यों करनी है उसके बारे में चर्चा करनी। तो मूल्यांकन के बारे में चर्चा हो गई थी। मूल्यांकन क्या है, वह मूल्यांकन दो शब्दों से मिलकर के बना है, मूल्यधन अंकन। यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है। और मूल्यांकन के प्रकार यूट्यूब पर ही अपलोड करोगे क्या सर वीडियो? मनीष पवार नहीं। सारा जो वीडियो है वो वीडियो जो है आपको ये यूट्यूब पे तो खाली स्ट्रीमिंग करने के लिए लगाया गया है। बाकी जो अच्छी वीडियो है जिसमें कि आपको वो लोगो नहीं दिखेगा जूम का, वो सारा वीडियो तो हम हमारा इसी दिशा वाले चैनल पे है। दिशा वाले चैनल पे है, वहां पे आपको सारा मिलेगा। अभी मैंने उसको ओपन नहीं किया। जो लेक्चर के वीडियोज हैं वो लेक्चर के वीडियो मैंने ओपन नहीं करे हुए, वो बंद करके रखा है। अभी स्ट्रीमिंग का वीडियो जो है मैंने थोड़ा ओपन करके रखा, ताकि कुछ लोगों को भी जानकारी नहीं है तो उनको जानकारी हो जाए। और स्ट्रीमिंग भी मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि जो है मोस्टली लोगों को भी जानकारी नहीं है कि दिशा टाइप का भी कोई एक चैनल वो चल रहा है। तो ऐसे जो है मैंने इसलिए करा हुआ है। तो ये इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये करा हुआ है। बट आगे जाने के बाद मैंने जो मेरा एक टारगेट है कि आप लोगों के लिए एक ऐप बनाना, और उसी ऐप में सारे पीडीएफ के जो कंटेंट, उसके कंटेंट के पीडीएफ, ऑडियो, वीडियो सब कुछ जो उसी में मिलेगा आपको। और वो मैंने सभी से वादा किया हुआ कि आपको फ्री में मिलेगा। जो लोग हमारे बच्चे हैं जिन्होंने हमें पैसे पे करे हुए हैं उनको मैं ये फ्री में दूंगा। बाकी के लिए फिर मैं उसमें जो ये वाला जो कंटेंट है सब फ्री में मिलेगा। बाकी का जो है उसके बाद में मैं चर्चा करूंगा बाद में। हालांकि ये जितने लोग हैं उनको तो ये मैं फ्री में ही देने वाला हूँ। तो थोड़ा वेट करिए आप लोग। और मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो जो है वो आपको डायरेक्ट पहुंच जाए। मैं उसकी भी देख रहा हूँ वो कैसे पहुंचेगा। एक दिन मैं शेयर कर रहा था, आप लोगों तक पहुंचा नहीं। वो कैसे होगा वो भी, उसका भी मैं कर रहा हूँ। टेक्नोलॉजी इतनी लंबी है ना कि उसमें हो नहीं पाता। चलिए, बातें इतनी इधर उधर नहीं करनी, बातें करेंगे तो बहुत सारा बात होगा। ये सब बातों करने के लिए हम बाद में चर्चा चलेंगे। बात करने का भी जो है हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे कि बात कैसे करनी है और क्या क्या बातें करनी है। आपकी डिस्कशन जो है उस डिस्कशन की भी एक सीरीज स्टार्ट करेंगे कि शाम को जो है वो डिस्कशन करें, आप लोगों से बातें करें। खाली बातें करने के लिए एक घंटा जो है उस पर भी एक टाइम निकालेंगे करने के लिए। चलिए, तो बात करेंगे उसमें जितनी भी डिस्कशन है, जिसके डाउट्स हो सब डाउट्स, और थोड़ा इंटरटेनमेंट करने के लिए भी वो हम बात करेंगे यूट्यूब पे ही। चलिए, तो बात करते हैं भाषा मूल्यांकन के प्रकार। भाषा मूल्यांकन के प्रकार जो है वो मैंने चार बताए हुए थे। मुख्यतः चार होते तो बहुत सारे हैं, मुख्यतः चार भाषा मूल्यांकन के प्रकार। भाषा मूल्यांकन के प्रकार। भाषा मूल्यांकन के प्रकार मैंने चार बताए हुए थे। तो पहला था क्या, औपचारिक और अनौपचारिक। पहला था औपचारिक और अनौपचारिक। तो इसमें पहला वाला मैंने बता दिया, तो बस इसी मैं सीधे सीधे मुद्दे पे आता हूं। पहला था औपचारिक। औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक मूल्यांकन और अनौपचारिक मूल्यांकन। औपचारिक मूल्यांकन और अनौपचारिक मूल्यांकन, जिसको कहते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल।
फॉर्मल एंड इनफॉर्मल जो है ये क्या होता है, यह जब मूल्यांकन लेते हैं तो इस मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, तो ये मूल्यांकन जो है वह भाषा की प्रकृति के आधार पर होता है, यह जो है उसकी प्रकृति के आधार पर होता है, भाषा की प्रकृति के आधार पर यह इस प्रकार का मूल्यांकन जो है वो होता है। यह जो है भाषा की प्रकृति के आधार पर जो फॉर्मल इवैल्यूएशन होता है वो फॉर्मल इवैल्यूएशन, अब इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल है, ये जो है ये क्या होता है उसकी प्रकृति, यानी जो मूल्यांकन है मूल्यांकन की प्रकृति कैसी प्रकृति होगी, तो मूल्यांकन की प्रकृति कैसी होगी, वह फॉर्मल रूप में होगी। प्रकृति मतलब क्या, वो कैसे बताएगा, कैसे मूल्यांकन लेगा, तो वो औपचारिक रूप में लेगा, सारा कुछ सिस्टमेटिक रूप में लेगा, सारा कुछ सिस्टमेटिक रूप में लेगा, बता करके लेगा, कह करके लेगा, इतने समय के लिए सारा कुछ होगा, तो वो क्या होगा, वो फॉर्मल रूप में। तो इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं नेचर के आधार पर। सतपाल जी हैं तो उनको उनका जवाब मिल जाएगा, कर वो पूछ रहे थे कि क्या अर्थ है, तो मैंने उनको बताया हुआ भी था। तो यहाँ पे जो है वो क्या है, इन उसको कहते हैं नेचर के आधार पे, यह नेचर के आधार पे है, उसके नेचर के आधार पे। नेचर मतलब प्रकृति, प्रकृति मतलब ये नहीं कि जो प्रकृति है वो मतलब ये इसकी प्रकृति या कैसा वो होगा उस प्रकार का तो ये इसके नेचर के आधार पे फॉर्मल और इनफॉर्मल होता है। अब इसमें हम एक की बात करेंगे, सबसे पहले फॉर्मल की बात कर लेते हैं। फॉर्मल क्या होता है, यानी औपचारिक मूल्यांकन क्या होता है। औपचारिक मूल्यांकन की चर्चा करते हैं। औपचारिक मूल्यांकन क्या होता है, सबसे पहले औपचारिक लेंगे फिर अनौपचारिक लेंगे। औपचारिक मूल्यांकन, औपचारिक मूल्यांकन मतलब क्या, फॉर्मल इवैल्यूएशन, फॉर्मल इवैल्यूएशन। अब ये फॉर्मल इवैल्यूएशन क्या होता है, जैसे कि औपचारिक जैसे दिख रहा है तो इसी से औपचारिक से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, ये एक प्रकार का सिस्टमेटिक है, ये एक प्रकार का क्या है, ये सिस्टमेटिक है। तो इसको इसका जो मुद्दा होगा ये क्या होगा, ये हमेशा औपचारिक रूप में होगा, जो ये मूल्यांकन होगा वो कैसा होगा, औपचारिक रूप में होगा, औपचारिक रूप में होगा। औपचारिक मतलब क्या, कि हमेशा कैसा होगा, क्रमबद्ध या नियमबद्ध होगा, क्रमबद्ध या नियमबद्ध होगा, इसमें नियम होंगे, इसके नियम होंगे, तो क्रमबद्ध होगा या नियमबद्ध होगा। इसमें जो है यह मूल्यांकन कैसा होगा, यह मूल्यांकन क्रमबद्ध या नियमबद्ध होगा। क्यों, क्योंकि यह औपचारिक है, इसको जो है ऐसे नहीं कर सकते हैं, इसके लिए नॉर्म्स बनाने पड़ेंगे, इसके लिए क्राइटेरिया बनानी पड़ेगी, इसलिए यह क्रमबद्ध होगा या नियमबद्ध होगा, सबसे पहले बताना है, बताने के बाद ये लेना है। इसमें मैंने आपको बताया हुआ था कि एग्जाम लेने से पहले 2 महीने पहले बताना है, एग्जाम की क्राइटेरिया बतानी है, एग्जाम की क्राइटेरिया बतानी है कि वो एग्जाम कैसे होगा, किस रूप में होगा, कितने नंबरों का होगा, ये सब चीज जो है बताई गई थी। ये पहले से डिसाइड कर दिया था कि कब होगा, 2 महीने पहले एग्जाम की डेट बताई जाती है, ये बताया जाता है कितने नंबर का होगा, कितना क्वेश्चन लिखने होंगे, कैसे होंगे, ये सब डिटेल जब बताया जाता है तो उसी को कहते हैं क्या, औपचारिक रूप। औपचारिक रूप होते हैं ये क्रमबद्ध रूप से और नियमबद्ध रूप से होती है। अब इसमें जो टेस्ट प्रयोग होता है, उस टेस्ट को कहते हैं, जैसे जब हम इसमें टेस्ट की प्रणाली प्रयोग करेंगे, जो टेस्ट प्रयोग करेंगे वो टेस्ट कैसा प्रयोग करते हैं, तो एनआरटी टाइप का टेस्ट प्रयोग करते हैं। इसमें कैसा प्रयोग करते हैं, एनआरटी यानी नॉर्म रेफरेंस टेस्ट या मानक आधारित या मानक संदर्भित परीक्षण। इसमें जो है हम मानक संदर्भित परीक्षण या इसको कहते हैं एनआरटी, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। इसमें जो है जो हम टेस्ट प्रयोग करते हैं, जो हमारा टेस्ट होता है वो सारा टेस्ट कैसा होता है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होता है, यानी इसका मानक होता है। वो मानक भी इतना आसानी से नहीं बनता है, मानक बनाने के लिए बहुत सारी प्रक्रिया करनी पड़ती है। तो इसकी चर्चा हम करेंगे, मानक की चर्चा करेंगे, वो क्या होता है आगे आएगा। तो इसमें जो है मानक आधारित प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। यह टेस्ट भी ऐसे नहीं है कि आपने बनाया, टीचर ने बना करके दे दिया, वो नहीं, तो वह जो है वह सारे लोगों के लिए, एक ही टेस्ट वो सभी लोगों के लिए होगा, तो वह टेस्ट जो है प्रयोग किया जाएगा। जैसे एक टेस्ट बनाया गया तो एक टेस्ट का उसकी वैलिडिटी होती है, उसकी रिलायबिलिटी होती है, सब कुछ होता है। मैंने आपको एक दिन एग्जाम्पल बताया हुआ था, एक आपको याद होगा, मैंने कहा था कि एक जो है आप तराजू, एक आप जो है कोई सामान लेने गए, किसी सब्जी की दुकान पे गए सामान लेने के लिए, तो सामान लेने के लिए गए, वहां पे आपने एक पत्थर के टुकड़े को, वहां पे एक पत्थर का टुकड़ा है, उस टुकड़े का वो टुकड़ा इतना बड़ा है, ये पत्थर का टुकड़ा है, इस पत्थर के टुकड़े पे यहाँ पे थोड़ा ऐसे होगा, ऐसे, या पत्थर का टुकड़ा है, समझ गए, ये इसी पत्थर का टुकड़ा होगा, वो ऐसे पत्थर का टुकड़ा है, इसको उसने कहा कि यह 500 ग्राम है, यह 500 ग्राम है। वहीं एक जो है एक आईएसओ मार्का का जो है वो एक लोखंड का जो है वो लोखंड का, यहाँ पे 500 ग्राम लिखा हुआ है, 500 ग्राम लिखा हुआ है, ये भी एक है। आप किसको ज्यादा तवज्जो देंगे, आप किसको ज्यादा क्रेडिट देंगे, आप किसको क्रेडिट देंगे, ऑब्वियसली आप किसको क्रेडिट देंगे, इसको देंगे, ये जो मार्का है, जो मार्क वाला है, इसको ज्यादा देंगे, क्योंकि आपको इस पर विश्वास है
आपको इस पर विश्वास है, ये एक मानक पर बना हुआ है, मानक पर बना हुआ है, तो आप इसको इस पर विश्वास करेंगे। ये कहेंगे भाई ये पता नहीं तुम्हारा कम है ज्यादा है, 500 ग्राम से नीचे भी हो सकता है, 500 ग्राम से ऊपर भी हो सकता है, तुम्हारा हो सकता है घाटा हो या मेरा घाटा हो, इस पर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, इस चीज पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, इस पर विश्वास करेंगे। इस पर विश्वास करेंगे क्यों? क्योंकि ये क्या है, यह मानक आधारित है, यह मानक आधारित है, मानकों पर खरा तुला हुआ है, मानकों पर खरा तुला हुआ है, इसलिए हम इसको ज्यादा मानेंगे। तो ये ऐसे जो टेस्ट बनता है, क्या बनता है, जो टेस्ट बनता है, जो टेस्ट बनता है वह टेस्ट कई सारी क्राइटेरिया को खरा उतरता है। ऐसे ये जो टेस्ट बना हुआ है, ये जो वाट एंड माप बना हुआ है, वाट एंड माप ये कई सारी क्राइटेरिया के ऊपर खरा हुआ तुला हुआ है, खरा तुला हुआ, तो इसीलिए इसका वजन जो है 500 ग्राम रखा गया है। और इसका वजन ये क्राइटेरिया पर खरा नहीं तुला हुआ है, इसलिए इसको जो है इस पर संदेह है। और यहाँ पे इस प्रकार के टेस्ट पर कोई संदेह नहीं होता है। इस प्रकार के संदेह पर, इस पर क्यों नहीं संदेह होता है? क्योंकि इसकी पूरी इसकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी निकाली गई है। बहुत सारे लोग इससे संदर्भित रखते हैं, बहुत सारे लोग इसको जो मानते हैं, या बहुत सारे एक्सपर्ट्स के जरिए, छोटे से लेकर के बड़े तक, उसमें इस फील्ड से रिलेटेड भी लोग जुड़े हुए हैं, उससे ऊपर के लोग भी जुड़े हैं, उसमें पेरेंट्स भी जुड़े हुए हैं, उसमें विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं, उसमें सारे लोग जुड़े हुए हैं, सारे लोगों का ओपिनियन लेकर के यह टेस्ट बनाया गया। तो इसलिए क्या है, यह मानक है। तो ऐसे मानक प्रकार के परीक्षण, मानक प्रकार के टेस्ट का प्रयोग इसमें किया जाता है, मानक प्रकार के टेस्ट का प्रयोग किया था। तो इसीलिए कहते हैं यह जो है यह औपचारिक मूल्यांकन होता है। क्यों होता है? ये इसलिए भी होता है, इसमें सारा कुछ सिस्टमेटिक होता है। सिस्टमेटिक होता है कि जब तक एनआरटी टेस्ट नहीं बनेगा तब तक ये मूल्यांकन नहीं होगा। तो ऐसे यह एनआरटी टेस्ट इसमें प्रयोग होता है मानक आधारित मूल्यांकन में। अब आगे चलते हैं। यहाँ तो हो गया, हम अभी फॉर्मल की बात कर रहे हैं, जो हमारा औपचारिक मूल्यांकन की विशेषता बता रहा हूँ। और क्या होता है इसमें? तो इसमें इसके अंदर कई सारे सब टेस्ट बनते हैं। जो एनआरटी टेस्ट है, इस एनआरटी टेस्ट में कई सारे सब टेस्ट होते हैं, यानी छोटे छोटे टेस्ट होते हैं। उन टेस्ट को पास करने के बाद फिर बड़ा बनता है। यानी जब ये जो है इसके अंदर में क्या होता है, इसके कई सारे, एक बार बन गया, या टेस्ट एक बार बना, टेस्ट एक बार बन गया यानी फर्स्ट टाइम ड्राफ्ट बन गया, ड्राफ्ट बनने के बाद फिर आगे दूसरी टाइम बनेगा, दूसरी टाइम बनने के बाद या फिर तीसरी टाइम बनेगा, तीसरी टाइम बाद चौथी टाइम बनेगा, या हर टाइम बार बार जो है वो बनते बनते इसका एक बार जो परीक्षण होगा, यानी यह परीक्षण होने के बाद फिर दूसरी बार परीक्षण होगा, तीसरी बार परीक्षण होगा, तीसरी बार जाकर के इसका जब सारे तरफ से इसको लोग कहेंगे कि नहीं यह 99% पे कैसे निकाला जाता है, इसका परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। परसेंटेज मैंने निकालने के लिए आप लोगों को बताया हुआ है, इसका परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। तो परसेंटेज निकालने के लिए यह मानक कब माना जाएगा? यह मानक जब 0.005 पर इसका जब स्केल आएगा, यानी इसका जो स्केल है यह 0.05 पर आएगा या 0.01 पर आएगा। जब 0.05 पर या 0.01 पर आएगा तब जाकर के मानक माना जाएगा। अब ये 0.05 और 0.01 मतलब क्या होता है? 0.05 और 0.01 का मतलब होता है यह टेस्ट कैसे, परीक्षण यह कैसे वैलिड माना जाएगा, यानी इस टेस्ट को वैलिड कैसे माना जाएगा, वैलिड कैसे माना जाएगा। इस वैलिड पे कहा गया, ऐसा बात ऐसी कही गई कि एक व्यक्ति मतलब एक टेस्ट को, इसी टेस्ट को, जो एक टेस्ट बना, यह टेस्ट है, इस टेस्ट को 100 लोगों पर भेजा गया, इसी टेस्ट को 100 लोगों को दिया गया। और 100 लोग कौन? वह 100 लोग जो बहुत अच्छे जो निष्णांत हैं, अच्छे निष्णांत और उसी फील्ड के। सपोज करिए कि यह टेस्ट जो है, यह डिप्लोमा का, आपका डिप्लोमा का जो डिप्लोमा है यहाँ पे डीएड के सेम फर्स्ट का एग्जाम लेने के लिए, ये एक टेस्ट बना। अब ये टेस्ट बना, तो टेस्ट बनाने के लिए जो टेस्ट बनेगा इस पेपर का, जिस पेपर का बनेगा, पेपर 1 हो, पेपर जो है 7 हो, पेपर 8 हो, और पेपर जो है वो कौन सा है, 3 4 जो भी है, 5 है, 5 6 7 ऐसे। तो वो उस टेस्ट का, मान लीजिए पेपर 1 का जो टेस्ट बना, अब पेपर 1 का टेस्ट बना, ये पेपर 1 के टेस्ट को जो बनाने वाला है वो एक बार पहले बनाएगा, ड्राफ्ट बनेगा, फिर दूसरी बार बनाएगा, उसका चेक करवाएगा, फिर तीसरी बार जब बना लेगा तो सारे लोगों को भेजेगा कौन कौन? जो उसके स्पेशलिस्ट हैं, जो इसके मतलब इस डीएड के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, डीएड के बच्चे हैं, डीएड को पढ़ाने वाले हैं, और जो ये सिलेबस बनाने वाले हैं, इन सभी लोगों को क्या करेगा, ऐसे 100 लोगों को भेजेगा। और भेजने पर वह देखेगा कि 100 में से जो है 5 लोग ही, 100 में से 5 लोग ही, यानी ये 100 लोग हैं, 100 लोगों में से बस मात्र 5 लोगों ने एरर किया हुआ है, यानी 5 लोग इस टेस्ट को मानने वाले नहीं है, मात्र 5 लोग जो है इस टेस्ट को मानने वाले नहीं है। यानी ये टेस्ट, इस टेस्ट के बारे में वो कमियां बता रहे हैं खाली 5 लोग, बाकी 95 लोग कह रहे हैं कि यह टेस्ट 100% ठीक है, 100% ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं है। यानी 95 लोग इस टेस्ट के प्रति
पंचानवे लोग इस टेस्ट के प्रति अगर सहमति जताते हैं, इसका मतलब यह जो टेस्ट बनाया गया है, यह टेस्ट का निर्माण जो किया गया, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार में जो निर्माण किया गया, अब तीसरी बार में जो निर्माण कर दिया गया, या तीसरी बार में 95% लोगों ने अगर सही मान लिया, इसका मतलब यह क्या है, यह टेस्ट रिलायबल है, यह टेस्ट वैलिड है और हर जगह लोगों पर यह दिया जा सकता है। तो ऐसे इसकी रिलायबिलिटी निकाली जाती है, इसकी वैलिडिटी निकाली जाती है कि यह इतने परसेंट पर हो। हालांकि उससे कम पर भी होता है। रिलायबिलिटी तो 77% पे भी होती है। 77% अगर आ गया है तो हम उसको रिलायबल मानते हैं, बट 95% जो है उसको ज्यादा मानते हैं। जो हाइपोथेटिकल होता है, हाइपोथेटिकल व्यू पे जो है हम उसकी रिलायबिलिटी जब निकालते हैं तो 95% उस टेस्ट को जो हम ज्यादा वैलिड मानते हैं। तो अब यहाँ पे एक तो हुआ 95%, इसका मतलब हुआ 95%, यानी 95% लोग उसके लिए सहमत है, खाली 5% लोग, 5 लोग जो उसके लिए असहमत है। वहीं यहाँ पे एक है, यानी एक लोग खाली असहमत है, यानी उससे उनको डाउट है उसमें। बाकी 99 लोग जो है वो 100 में से खाली एक लोग को असहमत है, बाकी के 99 लोग जो है उसके प्रति सहमत है। यानी 99/100 लोग मानते हैं कि यह टेस्ट सही है, एक लोग खाली मानते हैं कि यह टेस्ट सही नहीं है। तो ऐसे यह टेस्ट क्या होगा, इस व्यू पे यह टेस्ट वैलिड माना जाएगा। इसलिए यह कई सारे चरणों के बाद जब गुजरता है तब जाकर इसको टेस्ट को वैलिड मानते हैं। इसलिए एनआरटी का टेस्ट इसमें प्रयोग होता है। आगे जब मैं एनआरटी बताऊंगा उसमें भी थोड़ी बहुत इसकी चर्चा कर दूंगा, बट आप इतना याद रखिए, इतना डीप समझाया नहीं जाता है। इतना डीप मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि आपको ये सब बातें याद रहे, ताकि आप कहीं भी इस प्रकार के अगर जवाब आते हैं तो उसको दे सको। चलिए आगे चलते हैं। यह जो है यह क्या करता है, अगर ये जो एनआरटी टेस्ट है यह वैलिड रिजल्ट देता है, और ये जो औपचारिक मूल्यांकन भी वैलिड रिजल्ट देता है, वहां पे किसी प्रकार के बायस नहीं आती है। बायस मतलब क्या, कि किसी प्रकार का पक्षपात यहाँ पे नहीं दिखता है। और यह कभी भी, अगर इस प्रकार का टेस्ट बना हुआ तो कभी भी किसी भी समय में इसका प्रयोग किया जा सकता है। औपचारिक मूल्यांकन जब होता है तो औपचारिक मूल्यांकन के कभी भी और कहीं भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ऐसे यह टेस्ट प्रयोग किया जाता है। यह प्रयोग जो है औपचारिक मूल्यांकन का प्रयोग कब होता है, तो वह बिल्कुल नियमबद्ध रूप से और क्रमबद्ध रूप से, तथा वह एक फॉर्मल, एक औपचारिक रूप में इसका मूल्यांकन जो है वो किया जाता है। इस प्रकार से टेस्ट बनाकर इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए यहां तक हो गया, आगे चलते हैं। अब इसमें इस प्रकार में टेस्ट का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इस टेस्ट में एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, तो टर्मिन एग्जामिनेशन के टेस्ट हो सकते हैं, एलपीटी टेस्ट हो सकता है, लिंग्विस्टिक प्रोफाइल टेस्ट हो सकता है। वहीं जो है हम बात करें तो एलपीटी टेस्ट हो गया, एससीसीएस हो गया, और उसके बाद जो है वह वोकैबुलरी टेस्ट हो गया, यह जो है इस प्रकार के टेस्ट जो भाषा में इस प्रकार के प्रयोग किए थे। वहीं ये एक रील हो गया, रील भी जो है प्रयोग होता है, वह इसी टेस्ट में आता है, जो है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में। ये जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट के आधार पर जो है भाषा का मूल्यांकन किया था और औपचारिक तरीके से किया जाता है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं इनफॉर्मल क्या होता है। इनफॉर्मल टेस्ट की बात करते हैं। इनफॉर्मल इवैल्यूएशन क्या होता है, यह हमेशा क्या होता है, इनफॉर्मल नेचर में होता है। इनफॉर्मल यानी यह अनौपचारिक में होता है, कभी भी किसी भी समय में इसको लिया जा सकता है। इसमें जो है वो टीएमटी प्रयोग किया जाता है, या कभी भी किसी भी समय जो है इसको लिया जा सकता है। ये जो इनफॉर्मल टेस्ट है, इनफॉर्मल इवैल्यूएशन या अनौपचारिक मूल्यांकन। अनौपचारिक मूल्यांकन क्या होता है, तो अनौपचारिक मूल्यांकन कभी भी किसी भी समय इसको लिया जा सकता है। तो ये कभी भी किसी भी समय लिया जाता है, बिना किसी सूचना के इसका मूल्यांकन किया जा सकता है, बिना किसी सूचना के लिया जाता है। इसमें जो टेस्ट प्रयोग होता है, इसमें प्रयोग होता है क्या, टीएमटी, टीचर मेड टेस्ट, जो कि टीचर बनाता है। टीचर वो किसी से और वैलिड नहीं कराता है। टीचर की इच्छा हो उसने जो है बना लिया। उसमें टेस्ट बनाने में 2-3 बातें प्रयोग होती है। टेस्ट जब बनाया जाता है तो उस टेस्ट को बनाने के लिए 2-3 रूप होते हैं। उसमें 3 प्रकार के आइटम, मेनली 3 प्रकार के आइटम रखे जाते हैं। 3 तो नहीं, तो 3 की जगह पे कभी 4 रखे जाते हैं। जब हम टेस्ट आइटम बनाते हैं तो उसमें 3 की जगह पे 4 भी रखते हैं। तो रखते क्या है, तो एक उसमें होता है नॉलेज होता है, दूसरी होती है अंडरस्टैंडिंग, जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी है, अंडरस्टैंडिंग होता है, नॉलेज होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, और एप्लीकेशन होता है। यह तीन होता है। साथ साथ में क्या होता है, हालांकि भाषा में स्किल नहीं प्रयोग होती है,
भाषा में स्किल नहीं देखते हैं। भाषा में अगर स्किल देखनी है तो जो है हम वहाँ पे राइटिंग स्किल देखते हैं, बट यहाँ पे स्किल भाषा में नहीं आती है, वो मैथ और साइंस में जो हम स्किल का ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो भाषा में स्किल जैसे प्रश्नों का यूज नहीं करते हैं, ज्यादा प्रयोग करते हैं क्या, स्किल की जगह पे लैंग्वेज का प्रयोग कर लेते हैं, स्किल की जगह पे लैंग्वेज का प्रयोग कर लेते हैं कि लैंग्वेज से संबंधित कितना है। तो बाकी क्या प्रयोग करते हैं, ज्यादा मेनली जो प्रयोग होता है वो प्रयोग होता है नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन। ये 3 टाइप के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। अब इसमें भी पूछे जाते हैं कौन कौन से, तो नॉलेज, नॉलेज ये नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन, ये इन्फ्रेंशियल, या उसको कह सकते हैं एप्लीकेशन को इन्फ्रेंशियल भी कह सकते हैं। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और इन्फ्रेंशियल, इस प्रकार के प्रश्न जो पूछे जाते हैं। ज्ञान, बोध और अनुमिति, तो ज्ञान, बोध और अनुमिति यही होते हैं कि नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और जो है इन्फ्रेंशियल, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो इसकी मैं चर्चा आगे करूंगा, इसका ब्लूप्रिंट भी जब बनता है तो उसकी भी मैं बाद में, जब ब्लूप्रिंट की चर्चा आएगी कभी, तो मैं उसकी भी चर्चा कर दूंगा। तो ऐसे टीएमटी, इसमें क्या है, इसमें टीएमटी प्रयोग होता है, जैसे उसमें एनआरटी प्रयोग हो रहा था, नॉर्मल रेफरेंस टेस्ट, तो ऐसे इसमें जो है टीएमटी का प्रयोग होता है, टीचर मेड टेस्ट का प्रयोग होता है। इसमें जो है वो टीचर मेड टेस्ट का प्रयोग होता है। या जो है यूजर डिपेंडेंट, मतलब क्या है, यह जो प्रयोग करने वाला, जो प्रयोग करता है, यानी जो टीचर है, ये टीचर के ऊपर आधारित होता है। यह क्या है, यह शिक्षक आधारित होता है, शिक्षक आधारित होता है, यानी शिक्षक जब चाहे जैसे चाहे वह ले सकता है। किसी देश को कहते हैं क्या, शिक्षक आधारित। जो लेने वाला है, जो इनफॉर्मल इवैल्यूएशन करने वाला है, उसके ऊपर आधारित होता है कि वह कब लेगा, कैसे लेगा, वह जो है वह सरप्राइज के रूप में लेगा, या क्लास टेस्ट के रूप में लेगा, या खाली वाइवा के रूप में ले लेगा, या फिर कैसे लेगा, वो जो है उसके ऊपर, इसके ऊपर जो है निर्भर करता है शिक्षक के ऊपर। तो यह क्या है, और क्या होता है, यह जो लचीला होता है, यह लचीला होता है। क्या लचीला होता है कि इसको कभी भी किसी भी समय आप दे सकते हो। अभी मन नहीं है, चलो कोई बात नहीं, कल आकर के दे देना। आप लिख नहीं सकते हो, चलो अच्छा असाइनमेंट करके दे देना। असाइनमेंट नहीं करके दे सकते हो, आकर के चलो अच्छा आके बोल करके जाना, तो वो कर देना। तो जैसे बच्चा करना चाहे वैसे बच्चा यहाँ पे कर सकता है। तो इसलिए क्या होता है, यह लचीला भी होता है। यह लचीला, क्या इनफॉर्मल इवैल्यूएशन जो है वह लचीला होता है, वह लचीला होता है, और लचीले के आधार पर ही बच्चे को बनाया जाता है। बच्चों की आवश्यकता के आधार पर या टीचर की आवश्यकता के आधार पर यह बनाया जा सकता है। तो ऐसे जो है वह यह यूनिट टेस्ट के आधार पर हो सकता है, यूनिट टेस्ट के आधार पर हो सकता है, या जो सरप्राइज टेस्ट के आधार पर हो सकता है, सरप्राइज टेस्ट हो सकता है, या जो है वाइबा हो सकता है, इसको ले सकते हैं, वाइबा ले सकते हैं, प्रोजेक्ट ले सकते हैं, असाइनमेंट ले सकते हैं। ये सब चीजें जो है हम ले सकते हैं। तो ये इसके अंतर्गत आता है, और उसके अंदर क्या आता है, उसके अंदर जो मैंने फॉर्मल बताया था, उसके अंदर वो टर्म इन एग्जामिनेशन या एनुअल एग्जामिनेशन जो उसके अंतर्गत आता है। तो ये हुआ, हमने बताया आपको कि फॉर्मल और इनफॉर्मल जो इवैल्यूएशन है वो क्या होता है। चलिए बात कर लेते हैं ग्रुप और इंडिविजुअल की। ग्रुप और इंडिविजुअल को भी मैंने आपको बता दिया हुआ था, ये ग्रुप के आधार पर और इंडिविजुअल के आधार पर होता है। यह ग्रुप के आधार पर होता है और इंडिविजुअल के आधार पर होता है, वो मैंने चर्चा कर दी थी, बस उसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताना है। कि एक जो है वो इंडिविजुअल, हर एक बच्चे के आधार पर होता है टेस्ट, और दूसरा जो है पूरा क्लास के आधार पर होता है टेस्ट, उसे कहते हैं वो ग्रुप टेस्ट। चलिए, तो दूसरा जो मैंने बताया हुआ था जो ग्रुप के आधार पे और इंडिविजुअल के आधार पे। तो ग्रुप, इंडिविजुअल, भाषा का मूल्यांकन का प्रकार हो गया। अब इसमें जो है, अब दूसरा वाला जो पार्ट है, दूसरा वाला पार्ट क्या है, तो इंडिविजुअल यानी वैयक्तिक एवं समूह, वैयक्तिक एवं समूह आधारित मूल्यांकन, वैयक्तिक एवं समूह आधारित मूल्यांकन, वैयक्तिक एवं समूह आधारित मूल्यांकन। तो यह वैयक्तिक एवं समूह आधारित मूल्यांकन मतलब क्या, इंडिविजुअल एंड ग्रुप बेस्ड इवैल्यूएशन। इंडिविजुअल एंड ग्रुप बेस्ड इवैल्यूएशन में क्या होता है कि जब हम इसकी बात करते हैं, इंडिविजुअल की बात करते हैं, तो ये क्या है, हर एक व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए, या इंडिविजुअल को ध्यान में रख करके इसका टेस्ट होता है। इंडिविजुअल में बच्चे का जो है, बच्चे की कोई कमी है, या बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा है, बच्चे की कमी है, या बच्चा और अच्छा करना चाहता है, या उसको किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर, या किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट, यूनिट या स्किल, किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट, यूनिट या स्किल पर बच्चे का जब मूल्यांकन करना होता है, वहां पे हम क्या करते हैं, बच्चे का इंडिविजुअल रूप में मूल्यांकन करते हैं। इसको हम क्या ले सकते हैं, तो इसमें जो है वाइबा ले सकते हैं बच्चे का। वाइबा जो है, यहाँ वाइबा क्या होता है, एक इंडिविजुअल का वाइबा होता है। तो वाइबा जो है यहाँ पे, ये वाइबा का मूल्यांकन वो व्यक्तिगत रूप में होता है, या इंटरव्यू लेते हो, वाइबा लेते हैं, तो यहाँ पे जो है वो बच्चे का इंडिविजुअल रूप में होता है। वहीं ग्रुप की बात जब करेंगे, तो ग्रुप में क्या होता है, तो ग्रुप में कह सकते हैं, तो ग्रुप में जो है ये पूरा का पूरा समूह
समूह में लिखित परीक्षा, समूह लिखित परीक्षा हो सकती है, समूह लिखित परीक्षा हो सकती है। और क्या हो सकता है, समूह समूह डिस्कशन हो सकता है, समूह का जो है वह परिचर्चा हो सकती है, डिस्कशन, समूह की परिचर्चा हो सकती है, डिस्कशन हो सकता है। इस रूप में जो है हम समूह का मूल्यांकन करते हैं। पूरे पूरे क्लास के पूरे ग्रुप का जो है वो हम मूल्यांकन कर रहे हैं कि पूरा ग्रुप क्या कहना चाहता है। हम उसको इनफॉर्मल रूप में भी ले सकते हैं और फॉर्मल रूप में भी ले सकते हैं। इसमें जो है नेचर, ये जो नेचर है वो इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों आ सकता है। इंडिविजुअल के फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों आ सकते हैं, यानी इंडिविजुअल में भी फॉर्मल इनफॉर्मल आ सकता है और जो है जो ग्रुप है ग्रुप में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों आ सकते हैं। यानी ग्रुप को जो है हम फॉर्मल रूप में भी इवेल्युएट कर सकते हैं और इनफॉर्मल रूप में भी इवेल्युएट कर सकते हैं। वहीं इंडिविजुअल को भी हम फॉर्मल रूप में भी इवेल्युएट कर सकते हैं और जो है वो इनफॉर्मल रूप में भी इवेल्युएट कर सकते हैं। तो ऐसे इसमें क्या होता है कि उसकी कमी, उसकी स्पेसिफिक स्किल को जांचने के लिए हम जो है इसका आयोजन करते हैं और इसमें जो पूरे ग्रुप का जो है असेसमेंट करने के लिए हम इसका आयोजन करते हैं। वैसे यह था क्या, इंडिविजुअल और ग्रुप के रूप में इवेल्युएशन। चलिए अब आगे बात करते हैं जो है वो फॉर्मेटिव और समेटिव की बात करते हैं। इसको थोड़ा सा जानना जरूरी है। फॉर्मेटिव और समेटिव सीसी पे भी बेस है, वहां पे भी आता है सीसी, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, उसका एक अलग से ही चैप्टर है, उस पर हम अलग से ही चर्चा करेंगे। थोड़ा अगर आप यहाँ जाने रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि ये होता क्या है। अगर आप थोड़ा यहाँ जाने रहेंगे तो आपको काम आएगा कि फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन जब मैं सीसी में पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको याद रहेगा कि क्या होता है फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन। चलिए तो हम सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की। तीसरा वाला जो हमारा तीसरा वाला टॉपिक है फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन। तीसरा टॉपिक जो है वह है फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन। अब इसको कहते क्या है, तो इसको मैंने बताया हुआ था, इसको कहते हैं क्या, रचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन, इसको ये कहते हैं। रचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन इसको कहते हैं। अब रचनात्मक क्या होता है, सबसे पहले तुम जानेंगे रचनात्मक के बारे में। ये रचनात्मक के बारे में हम जान लेते हैं कि रचनात्मक क्या होता है। चले, रचनात्मक क्या होता है इसको जान लेते हैं। रचनात्मक क्या होता है, ये रचनात्मक जो है ना वह क्या करता है, बच्चों की लगातार प्रोग्रेस को जांचता है। बच्चों की लगातार प्रोग्रेस, यानी यह कंटिन्यूअस होता है। क्या है, यह लगातार बच्चों की प्रोग्रेस कैसी है स्कूल के समय पे जब हम पढ़ा रहे हैं, उस पढ़ाने के समय पे हम लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या आपको समझ में आया? अभी इसके पहले मैंने कौन कौन से पाठ पढ़ाए थे? अभी इसके पहले मैंने क्या चर्चा करी हुई थी? मैंने सुबह में क्या पढ़ाया हुआ था? अच्छा, सुबह में जो पढ़ाया था उसका स्पेसिफिक बताओ क्या हो सकता है। मैंने क्वेश्चन पूछे हुए, तो क्वेश्चन कितने पूछे हुए थे उसका जवाब बताना। अच्छा आप बताओ कि इसके बाद क्या हो सकता है। अभी मैंने ये फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन पढ़ा लूंगा, इसके बाद कौन सा बचेगा? इसके बाद कौन सा बचेगा? ये सारे बात, ये क्या है, मैं आपसे बीच बीच में जो आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ ये हो सकता है एक बात। दूसरी बात क्या हो सकती है कि यह, जैसे मैं आपका एक वीक पढ़ा लेता हूँ, एक वीक पढ़ाने के बाद मैं आप लोग का टेस्ट लेता हूँ। एक वीक पढ़ाने के बाद मैं आपका टेस्ट लेता हूँ, 30 प्रश्नों की 40 प्रश्नों की श्रृंखला में मैं आपका टेस्ट लेता हूँ। तो एक प्रकार का ओबी टेस्ट है। वो टेस्ट क्या है, वो टेस्ट किसमें आएगा, वो रचनात्मक मूल्यांकन में आएगा। तो ये एक तो हो गया डेली वाइज, एक हो गया जो है वह हर दूसरे तीसरे दिन, या फिर हो गया सरप्राइज के रूप में, या फिर वह हो सकता है कि वह वीकली हो, या हो सकता है कि वह जो है 15 दिन पे हो, या वह हो सकता है कि वह 1 महीने पे हो, या हो सकता है कि वह 3 महीने पे हो। ऐसे इस प्रकार से इस ड्यूरेशन में बच्चों की लगातार प्रगति को जांचने के लिए रचनात्मक मूल्यांकन का आयोजन किया जाता है। बच्चों की लगातार प्रगति को जांचने के लिए, बच्चों की लगातार प्रगति को असेस करने के लिए, लगातार प्रगति की जांच के लिए, लगातार प्रगति की जांच के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लगातार प्रगति की जांच के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और यह क्या है, यह हमको लगातार इससे क्या है, लगातार फीडबैक मिलता है। किसको लगातार फीडबैक मिलता है? लगातार जो है फीडबैक, प्रतिपुष्टि, लगातार प्रतिपुष्टि भी मिलता है। लगातार प्रतिपुष्टि मिलता है, फीडबैक, लगातार प्रतिपुष्टि मिलता है। प्रतिपुष्टि कैसे मिलता है? वो प्रतिपुष्टि मिलता किसको है? तो प्रतिपुष्टि दोनों लोगों को मिलता है। किसको मिलता है? वो जो है टीचर, जो शिक्षक है उसके लिए भी, उसको भी मिलता है, और जो छात्र है उसको भी मिलता है। छात्र को भी प्रतिपुष्टि मिलती है, और जो है वो शिक्षक है उसको भी प्रतिपुष्टि मिलता है। अब शिक्षक जो है वो ये पता करता है, जब पढ़ाते जाता है तो उसको पता लगता है कि क्या बच्चे ध्यान दे रहे हैं, बच्चे समझ रहे हैं, बच्चों को समझ में आ रहा है, क्या यह हमारा प्रगति हो रही है या प्रगति नहीं हो रही है। उसके जानने के लिए भी शिक्षक को भी यह मदद करता है। वही छात्र को भी मदद करता है कि हम बिल्कुल ट्रैक पे हैं या ट्रैक से भटके हुए हैं।
ट्रैक पे है या ट्रैक से भटके हुए, इसकी भी छात्रों को भी पता चलता है हमको अभी और कितनी मेहनत करनी है। तो ये लगातार फीडबैक मिलता है कि एक यूनिट पढ़ लिया, अभी एक यूनिट में कितना कॉन्सेप्ट मारा रह गया, ये वाला चीज हमको भी समझ में नहीं आया, हमको इस पे और भी इस पुस्तक के अलावा इस पुस्तक में पढ़ना है, इस पुस्तक के अलावा इस पुस्तक से पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है, डिस्कशन करना है, तब जाकर के हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या होगा, वो क्लियर होगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए यहाँ पे शिक्षक को क्या करना पड़ता है, और ये इसीलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, अपनी जांच के लिए, अपने अपने लेवल को जानने के लिए, अपने जो है वो लेवल क्या है उस लेवल को जानने के लिए भी इस प्रकार का टेस्ट जो है वह किया जाता है। चलिए, तो इस प्रकार का टेस्ट जो है वह लेवल की जांच करने के लिए किया जाता है, लगातार प्रतिपुष्टि प्राप्त करने के लिए इस प्रकार का टेस्ट किया जाता है। और क्या किया जाता है, यही जो टेस्ट, ये जो प्रतिपुष्टि है, प्रतिपुष्टि करता क्या है, वह रीइंफोर्समेंट देता है, क्या देता है, पुनर्बलन देता है। ये जो प्रतिपुष्टि है, प्रतिपुष्टि पुनर्बलन प्रदान करती है, पुनर्बलन प्रदान करती है। वह पुनर्बलन क्या प्रदान करती है, पुनर्बलन प्रदान करती है। क्यों, कैसे करती है पुनर्बलन प्रदान, तो वह पुनर्बलन क्या होता है, वह पुनर्बलन निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। वह पुनर्बलन निगेटिव भी हो सकता है और पुनर्बलन पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर आप लगातार पढ़ रहे हो और पढ़ने पर आपका परफॉर्मेंस हमेशा बार बार नीचे आ रहा है, बार बार नीचे आ रहा है, तो आपका मोरल क्या होगा, वो डाउन हो जाएगा, आपके अंदर में निगेटिव रिइंफोर्समेंट आने लगेगा और आप सोचोगे कौन जाएगा यार, अभी जाने तो बहुत थक गया, अब नहीं होगा मेरे से, अब मैं नहीं करने वाला। तो आपके अंदर क्या होगा, आपके अंदर वो निगेटिव रिइंफोर्समेंट आ जाएगा, आप डर जाओगे, आप हिचक जाओगे, आप क्या होगे, अपना अपना जो है रास्ता पीछे हटा लोगे, अब जाने दो, कोई बात नहीं है, अब नहीं हो रहा है मेरे से, अब नहीं करना है मेरे को। तो आपको क्या है, निगेटिव रिइंफोर्समेंट मिल रहा है, तो निगेटिव रिइंफोर्समेंट मिलने की वजह से आप जो है आगे नहीं जा पा रहे हैं। वहीं अगर आपको लगातार प्रतिपुष्टि मिल रही है, आपने एक जवाब दिया, दूसरा जवाब दिया, तीसरा जवाब दिया, चौथा जवाब, पांचवा भी जवाब दिया, आप लगातार प्रगति कर रहे हो। आप जब लगातार प्रगति कर रहे हो तो क्या होगा, आपको पुनर्बलन मिलता जाएगा और आप अपने आप को सुधार करोगे और सुधार करोगे और सुधार करोगे, और आप एक समय आएगा कि आपका जो टारगेट उसको प्राप्त कर लोगे। तो ऐसे जो है यह पुनर्बलन प्रदान करने के लिए भी यह जो फॉर्मेटिव टेस्ट है, बच्चों को, शिक्षक को और छात्रों को, दोनों को लगातार पुनर्बलन प्रदान करने के लिए भी मदद करता है। उसी में वो जो लर्निंग का परफॉर्मेंस है उसको सुधारते हैं। तो यह छात्रों को भी प्रदान करता है, साथ साथ में जो टीचर है, टीचर को यह प्रदान करता है पुनर्बलन। कैसे, टीचर को पता लगता है, वो अपना लगातार मॉनिटर करता है कि बच्चे कहाँ प्रगति कर रहे हैं, बच्चे जो है नॉलेज में कितना कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग में कितना कर रहे हैं, अप्लाई कितना कर रहे हैं। इन सब बातों पे खाली ज्ञान दे देना, खाली ज्ञान बांट देना इतना ही नहीं है, बच्चे उसको ज्ञान लिए हैं तो यहाँ रखे हैं, रखने का खाली यही रख रहे हैं या उसको वो प्रयोग भी कर रहे हैं, लगातार उसका प्रयोग भी कर रहे हैं। तो प्रयोग भी कर रहे हैं, उसको जो है उसको अपने दैनिक जीवन, अपने लाइफ में उसको लेके भी जा रहे हैं, उसका वहां भी प्रयोग कर रहे हैं। ये सब जानने के लिए जो है वह टीचर को यह फायदा मिलता है। वो जब प्रयोग करता है या जब मूल्यांकन करता है रचनात्मक, तो रचनात्मक मूल्यांकन में टीचर को यह लगातार पता चलता है। यहाँ पे जो है ये इसमें जो फॉर्मेटिव टेस्ट होता है, इस फॉर्मेटिव टेस्ट में जो टेस्ट बनाया जाता है, हमने जैसे उसको बताया हुआ था फॉर्मल में, तो फॉर्मल में बताया हुआ था, तो फॉर्मल में क्या होता है, एनआरटी प्रयोग होता है, और इनफॉर्मल में क्या होता है, इनफॉर्मल में टीचर में टेस्ट होता है। तो ऐसे ही जो फॉर्मेटिव टेस्ट है, यहाँ पे जो फॉर्मेटिव टेस्ट है, इस फॉर्मेटिव टेस्ट में भी क्या होता है, ये फॉर्मेटिव टेस्ट या टीचर में टेस्ट होता है। इसमें जो टीचर के आधार पे टेस्ट बनाया हुआ था, इसको कहते हैं टीएमटी टेस्ट। तो यानी यह भी एक प्रकार से कह लें, फॉर्मल को मैंने बताया हुआ था, ये फॉर्मेटिव टेस्ट जो है वो इनफॉर्मल भी हो सकता है और फॉर्मल भी हो सकता है, दोनों प्रकार का हो सकता है। फॉर्मेटिव टेस्ट इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों प्रकार का हो सकता है। तो यहाँ पे इसकी पूरी की पूरी प्लानिंग करके भी करी जा सकती है और बिना प्लानिंग करे हुए भी यह फॉर्मेटिव टेस्ट लिया जा सकता है। लेने का मतलब क्या होता है, यह करने का मतलब क्या होता है कि बच्चे को, टीचर को भी और शिक्षक को, दोनों को लगातार प्रतिपुष्टि मिले, प्रगति की जांच होती रहे और उसको यह पता चले कि हम कहाँ पे हैं, क्या हमारा लेवल है, ये जानने के लिए यह प्रयोग किया था। यानी यह क्या है, यह टीएमटी या टीचर में टेस्ट है। इसमें जो है वह हमेशा लगातार इंप्रूव करने के लिए, जो लर्निंग इंस्ट्रक्शन है उसको इंप्रूव करने के लिए मदद करता है। यानी जो सीखने सिखाने की अनुदेशन प्रणाली में सुधार करने के लिए, अनुदेशन प्रणाली में सुधार करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सीखने सिखाने के लिए जो अनुदेशन प्रणाली है उसमें सुधार करने के लिए इस प्रकार का टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे जो है ये इसे कहते हैं क्या, जो है फॉर्मेटिव टेस्ट। और यह फॉर्मेटिव टेस्ट कैसा हो सकता है, यह फॉर्मेटिव मैंने आपको बताया, यह डेली हो सकता है, या जो है यह वीकली हो सकता है, या जो है 15 दिन पे हो सकता है, या मंथली हो सकता है, या क्वार्टरली हो सकता है, और या जो है हाफ अर्ली भी हो सकता है। ये सारे जो है टेस्ट इसको कहते हैं क्या, फॉर्मेटिव टेस्ट। तो फॉर्मेटिव टेस्ट या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आपने इसके बारे में जाना। बात करते हैं समेटिव के बारे में चर्चा करते हैं। समेटिव क्या होता है, चलिए समेटिव की चर्चा कर लेते हैं। समेटिव टेस्ट क्या होता है,
समेटिव ठीक उसका उल्टा है। क्या है? ठीक उसका उल्टा है। समेटिव क्या करता है? यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे जो टीएमटी यूज हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एनआरटी प्रयोग होगा। समेटिव टेस्ट योगात्मक मूल्यांकन में क्या होता है? तो सबसे पहले तो इसमें एनआरटी प्रयोग होता है। एनआरटी यानी नॉर्म रेफरेंस टेस्ट का प्रयोग होता है। और यह क्या होता है? यह बहुत ज्यादा औपचारिक होता है। अधिकतम औपचारिक होता है। इससे क्या है? पास फेल या उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण पता किया जाता है। उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण, पास फेल की जानकारी इसमें दी जाती है। इससे जो फॉर्मेटिव टेस्ट है, इससे जो है वो ये पता किया जाता है कि बच्चे पास होंगे या फेल होंगे। और ये क्या है? हमेशा शिक्षण की प्रक्रिया के अंत में दिया जाता है। शिक्षण दिया जाता है। शिक्षण समाप्त होने के बाद इसका आयोजन किया जाता है। यह हमेशा क्लास के अंत में, क्लास वर्क जितना भी है या पाठ्यक्रम समाप्त होने के बाद इस प्रकार का आयोजन किया जाता है। इससे हमेशा जो है इसकी ग्रेडिंग या सर्टिफाइंग, व्यक्ति को ग्रेडिंग और सर्टिफाइंग देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी सर्टिफिकेट, डिग्री प्रमाण पत्र देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हमेशा जो ये प्रयोग है, यह योगात्मक मूल्यांकन हमेशा डिग्री या प्रमाण पत्र देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें जो टीचर होता है, वहां पे क्या था? टीचर असेसर होता था। यहाँ पे जो टीचर मूल्यांकन करता नहीं होगा, यहाँ पे शिक्षक मूल्यांकन करता नहीं होता है। शिक्षक मूल्यांकन करता पेपर निर्माता, प्रश्न पत्र निर्माता नहीं होता है। यहाँ पे शिक्षक जो है वह शिक्षक मूल्यांकन करेगा। जो पढ़ा रहा है वह शिक्षक मूल्यांकन नहीं करेगा, कोई दूसरा मूल्यांकन करेगा। वह शिक्षक जो है प्रश्न पत्र का निर्माण नहीं करेगा, कोई दूसरा करेगा। जब भी यह इस प्रकार का टेस्ट होता है, इस प्रकार के टेस्ट में शिक्षक नहीं बनाता, वह कोई दूसरा बनाता है। जो उस बॉडी द्वारा, जो एग्जाम लेने वाला, जो उस बॉडी द्वारा जो बनाया हुआ व्यक्ति होता है, वह बनाया हुआ व्यक्ति वही जो है इस प्रकार का टेस्ट लेता है। इस तरह से इसमें और उसमें दोनों में क्या होता है? फर्क होता है। यहाँ पे बच्चों का जो है, जो लर्निंग आउटकम्स है, वह लर्निंग आउटकम्स पूरा होल सोल देखा जाता है। एक यूनिट नहीं देखी जाती है। इसमें जो लर्निंग आउटकम्स है, बच्चों का जो ज्ञान है, वह ज्ञान एक बिंदु पर नहीं दिया जाता है। इसमें पूरे के पूरे बातों पर यहाँ पे जांच करी जाती है। तो इसलिए एक बिंदु को ना लेकर के पूरा होल जितना एकेडमी में बच्चे ने जब से शुरू लिया, जब से एडमिशन लिया, प्रवेश से लेकर के पाठ्यक्रम खत्म होने तक, पाठ्यक्रम समाप्त होने तक की पूरी प्रक्रिया, समाप्त होने तक की जितनी भी उसमें सब कुछ आया है, उन सबको जो है इसमें प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है यह योगात्मक मूल्यांकन होता है। अभी इसके बारे में और भी जानकारी है, वो जो है अभी यहाँ पे इतना ही हम बता रहे हैं। यहाँ पे भाषा खासतौर से भाषा है, तो भाषा में हम प्रयोग करते हैं। तो भाषा में बच्चे ने पूरे साल में बच्चे ने क्या क्या सीखा, वो सारी बातें इसमें शामिल करते हैं। पाठ्यक्रम के हर एक पार्ट में से यहाँ पे बीच में से पूछा जा सकता है, अंदर से पूछा जा सकता है, लास्ट में पूछा जा सकता है, सब जगह से पूछा जा सकता है। यहाँ पे यह नहीं कि खाली हमने एक पार्ट पढ़ाया, एक यूनिट पढ़ाई तो उसी में से एग्जाम आए, उसी में से सवाल आएंगे, नहीं। यहाँ पे वहां पे पूरे के पूरे पाठ्यक्रम की जितनी भी बातें, उन सारी बातों का में से यहाँ पे प्रश्न आते हैं। तो इसलिए क्या होता है? यह योगात्मक मूल्यांकन होता है। और इसी आधार पे बच्चे की पूरी परफॉर्मेंस जान करके बच्चे को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण करने की यहाँ पे घोषणा करी जाती है और यहाँ पे उसको सर्टिफिकेशन दिया जाता है। इस तरह से मैंने आपको बताया कि जो है वो फॉर्मेटिव और समेटिव इवोल्यूशन क्या है, ग्रुप और इंडिविजुअल इवोल्यूशन क्या है। अब इसके बाद हम बात करते हैं नॉलेज और लैंग्वेज बेस्ड इवोल्यूशन क्या है। नॉलेज और लैंग्वेज बेस्ड इवोल्यूशन क्या है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलिए, नॉलेज और लैंग्वेज बारे में मैंने बता तो दिया था कि नॉलेज क्या करता है? हमेशा ज्ञान आधारित होता है। नॉलेज जो है हमेशा ज्ञान आधारित मूल्यांकन होता है, और जो लैंग्वेज होता है वो भाषा आधारित मूल्यांकन होता है। तो नॉलेज और लैंग्वेज को जान लेते हैं। नॉलेज और लैंग्वेज क्या है? चलिए, नॉलेज बेस्ड इवोल्यूशन क्या है और लैंग्वेज बेस्ड इवोल्यूशन क्या है। जब नॉलेज बेस्ड इवोल्यूशन की बात करते हैं, हमेशा नॉलेज बेस्ड और लैंग्वेज बेस्ड, नॉलेज बेस्ड और लैंग्वेज बेस्ड,
अब नॉलेज बेस्ड और लैंग्वेज बेस्ड होता क्या है, यानी यह ज्ञान आधारित, यह ज्ञान आधारित और यह क्या, भाषा आधारित, ज्ञान आधारित और भाषा आधारित। तो पहले ज्ञान आधारित को देख लेते हैं, ज्ञान आधारित क्या है। ज्ञान आधारित को देख लेते हैं कि ज्ञान आधारित में क्या होता है। तो ज्ञान आधारित में हमेशा जब मूल्यांकन किया जाता है, ये पता किया जाता है कि बच्चे को उस कॉन्टेक्स्ट से संबंधित ज्ञान कितना है, यानी उसमें जो प्रश्न बनाए जाते हैं उस प्रश्न में से हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे को ज्ञान कितना है। वह ज्ञान जो है हम कैसे ले सकते हैं, वह ज्ञान हम बच्चे का एक शब्द में ले सकते हैं, 2 शब्दों में ले सकते हैं, उसका पूरा का पूरा जो है वो पूरा जानकारी ले सकते हैं, उसको विस्तार में ले सकते हैं। तो 1 शब्दों में, 50 शब्दों में या पूरे विस्तार में हम जो है ज्ञान जानने की कोशिश करते हैं, ज्ञान जानने की कोशिश करते हैं। तो जहां बच्चों को उस पर्टिकुलर कंटेंट से उसके अंदर के ज्ञान लेने की, जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो वो होता है क्या, वह ज्ञान, वह उसके कहते हैं ज्ञान आधारित मूल्यांकन। तो प्रकरण से संबंधित ज्ञान जानने की कोशिश इसमें करी जाती है। ज्ञान जानने की कोशिश इसमें होती है, किससे संबंधित, तो प्रकरण से संबंधित, टॉपिक से संबंधित ये जानने की कोशिश करती है। और यह भी जानने की कोशिश करती है कि बच्चा इसमें जो है कितना पारंगत है, बच्चा कितना पारंगत है और कितना और कर सकता है। बच्चा प्रकरण से संबंधित उसकी जो है मजबूती, प्रकरण से संबंधित मजबूती एवं कमजोरी जानने की कोशिश करी जाती है। अभी मात्र ज्ञान आधारित है, जानने की कोशिश करी जाती है। इसमें एक बात होती है, इसमें ग्रामेटिकली एरर, इसमें जो है व्याकरणीय त्रुटियों को नजरअंदाज किया जाता है। व्याकरणीय त्रुटियों को नजरअंदाज किया जाता है, यहाँ पे नजरअंदाज किया जाता है। बच्चे ने अगर कोई ग्रामर जो है वह अगर कोई त्रुटि करी हुई है, व्याकरणीय त्रुटि अगर करी हुई है, तो उसको क्या किया जाता है, नजरअंदाज किया जाता है। जब मूल्यांकन किया जाता है तो उस टाइम पे व्याकरणीय त्रुटियां जो कर रहा है उसको क्या करते हैं, उसको नजरअंदाज करते हैं। और अगर हम खाली नॉलेज से संबंधित देख रहे हैं और नॉलेज बच्चे ने पूरा का पूरा ज्ञान दिया हुआ, पूरा लिखा हुआ है, तो पूरा लिखा हुआ, तो उसको क्या करते हैं, पूरे के पूरे नंबर देते हैं, उसमें से नंबर उसके काटते नहीं है। तो इस तरह से जो होता है इसको कहते हैं कि यह हमेशा नॉलेज के लेवल पे, नॉलेज के आधार पे बच्चे का ज्ञान जानने की कोशिश करी जाती है, ज्ञान जानने की कोशिश करी जाती है। यहाँ पे जैसे जो हम बहुत सारे प्रश्न भी ले सकते हैं कि बहुत सारे प्रश्न क्या हो सकते हैं, जैसे मैंने कल एग्जांपल बताया हुआ था। मान लीजिए हम एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, एग्जांपल यहाँ पे ऐसा लेते हैं कि सपोज करिए बच्चे से ये पूछा गया कि बच्चे से मान लीजिए पूछा गया कि भारत की राजधानी कहाँ है, भारत की राजधानी कहाँ है। तो अब इसको भारत की राजधानी में बच्चा जो है वो दूसरी तीसरी में, तो उसको पूरा का पूरा वाक्य लिखने में कहा जाता है। वाक्य लिखने में कहे कि अब ये तो आपने पूरा प्रश्न लिख दिया, अब बच्चा जब उत्तर दे रहा है तो उत्तर ऐसे दे रहा है, अब ऐसे कर रहा है बच्चा, कुछ इस तरह से लिख रहा है, भारत का राजधानी दल्ले है। अब ऐसे बच्चा लिख रहा है, इसका मतलब कि बच्चे को जानकारी है कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो दिल्ली है। नई दिल्ली है, यहाँ पे दिल्ली लिख रहा है, बट आपको इतना जानकारी कि वहां तक तो पहुंच रहा है। यहाँ पे भले उसने पूरा नहीं लिखा हुआ है, बट बच्चे को जानकारी है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे बच्चे का नंबर नहीं काटते। अगर हम नॉलेज बेस्ड पे इवैल्यूएशन करते हैं तो बच्चे का नंबर नहीं काटते हैं, बच्चे को पूरे के पूरे नंबर देते हैं। तो जब हम नॉलेज बेस्ड इवैल्यूएशन करते हैं तो यहाँ पे इस तरह का ध्यान करते हैं। वही जब लैंग्वेज जब चर्चा करते हैं तो लैंग्वेज पे क्या करते हैं, लैंग्वेज पर हमारा फोकस क्या होता है, व्याकरणीय त्रुटियों पर, बच्चे ने कितना शब्द लिखे हुए हैं, बच्चे ने कितना प्रयोग किया हुआ है। जब हम लैंग्वेज का मूल्यांकन करते हैं तो लैंग्वेज के मूल्यांकन में हमेशा हम भाषा पर बच्चे को कितना शब्दों में, 50 शब्दों में कहा गया था, बच्चे ने क्या 50 शब्द लिखे हैं, उसमें कितना त्रुटि किया हुआ है। अगर बच्चा यहाँ पे त्रुटि, जैसे भारत बच्चे ने त्रुटि किया है, इस पे नंबर कट जाएगा, इस पे नंबर कट जाएगा, इस पे नंबर कट जाएगा, इस पे भी नंबर कट जाएगा, इस पे भी नंबर कट जाएगा। तो यहाँ पे अगर दो नंबर बच्चे को देने हैं तो 2 में से कितना मिलेगा, 2 में से मात्र आधा नंबर मिलेगा, 2 में से आधा नंबर मिलेगा, या 2 नंबर, जितने बच्चे त्रुटियां करेगा उतना बच्चे का नंबर यहाँ पे कटता जाएगा। तो बच्चे का इस आधार पे नंबर दिया जाता है, बच्चे ने कितनी त्रुटि करी है, और किससे संबंधित, भाषा से संबंधित, व्याकरण से संबंधित, पंक्चुएशन से संबंधित,
लेखन से संबंधित इन सब संबंधित से बच्चा कितना गलतियां कर रहा है उसी हिसाब से बच्चे को नंबर दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे बच्चे के शब्दावली पे, बच्चे के जो वाक्य की संरचना उस पर, बच्चे के स्पेस पर, बच्चे के लिखने की लिखावट पर, इन सब बातों को ध्यान में रख करके मूल्यांकन करा जाए तो मूल्यांकन क्या कहलाता है? वो मूल्यांकन जो है वो भाषा आधारित मूल्यांकन कहा जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको जो है कवर किया भाषा आधारित मूल्यांकन और जो है वह ज्ञान आधारित मूल्यांकन। अब बात करते हैं जो ये सब मूल्यांकन होते हैं, मूल्यांकन करने के क्या तरीके होते हैं, मूल्यांकन करने के तरीके क्या होते हैं? तो मूल्यांकन करने के तरीके आप लोगों को पढ़ाया गया हो ब्लूम की टेक्सोनॉमी। ब्लूम की टेक्सोनॉमी, तो ब्लूम की टेक्सोनॉमी पर अभी आगे आएगा, बस मैं यहाँ थोड़ी सी चर्चा कर देता हूँ कि जो ये प्रश्न वगैरह बनते हैं, जो मूल्यांकन होता है, तो मूल्यांकन करने के लिए हम जो है ब्लूम की टेक्सोनॉमी का प्रयोग करते हैं, ब्लूम की टेक्सोनॉमी का प्रयोग करते हैं। चलिए ब्लूम की टेक्सोनॉमी क्या है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ब्लूम की टेक्सोनॉमी, ब्लूम, ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी, जो ब्लूम की टेक्सोनॉमी है, ब्लूम की टेक्सोनॉमी में कुल 6 भाग दिए गए हैं। वो कुल 6 भाग दिए जो उनकी ओरिजिनल टेक्सोनॉमी है। उसके बाद उनकी रिवाइज भी टेक्सोनॉमी, तो रिवाइज की टेक्सोनॉमी की भी हम नहीं चर्चा करेंगे, जब वो आगे आएगा ब्लूम भी हमको पढ़ना है, तो जब हम उसमें पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल पढ़ाएंगे। अभी आप खाली जान लो कि ब्लूम की टेक्सोनॉमी भी होती है। ब्लूम की टेक्सोनॉमी के आधार पे बच्चों का जांच किया जाता है, बच्चों का जांच किया जाता है। ब्लूम की टेक्सोनॉमी में कुछ चरण भी बताए गए हैं, कुछ चरण भी बताया मैंने उसमें जब मैं पहली बार बता रहा था उसमें मैंने आपको बताया था कि ब्लूम की टेक्सोनॉमी किस पर आधारित होती है, संज्ञान की किस पर आधारित होती है। तो संज्ञान में क्या क्या आधारित किया जाता है उसमें, तो है चलिए अभी मैं उसकी चर्चा नहीं करता, अभी यहाँ पे चर्चा करता हूँ। यहाँ पे क्या है, ये ब्लूम की टेक्सोनॉमी में कुल 6 चरण है, इसके 6 भाग हैं, 6 भाग है, और 6 जो है वो 3 लोअर ऑर्डर के हैं और 3 हायर ऑर्डर के हैं, 3 लोअर ऑर्डर के हैं और 3 हायर ऑर्डर के हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। हाँ, अब जो टेक्सोनॉमी है, टेक्सोनॉमी के 3 रूप हैं, 3 रूप हैं। एक है कॉग्निटिव, दूसरा है अफेक्टिव और तीसरा है साइकोमोटर। यह इसके ब्लूम की टेक्सोनॉमी के 3 भाग हैं, इसके संज्ञान के 3 स्तर हैं, ब्लूम जो है ये संज्ञान के 3 स्तरों को अपने इनमें बांटता है। पहले तो जो है ब्लूम की टेक्सोनॉमी को संज्ञान के 3 स्तर में डिवाइड किया गया कि क्या है, पहले तो संज्ञान का आधारित देखना है, बच्चे के पास संज्ञान ज्ञान कितना है वो ध्यान करना है, बच्चा जो है उसके अंदर में उसकी इमोशंस कितनी है, उसकी लागणी कितनी है, उसका जो है उसका अफेक्शन कितना है, स्नेह कितना है, वो देखा जाता है। और तीसरा जो है उसकी गत्यात्मकता, उसका मानसिक और जो मोटर है उसकी गत्यात्मकता भी देखी जाती है। ये 3 आधार पे, इन्हीं 3 आधारों के बाद पहले तो उन्होंने इसकी संरचना करी, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर की डोमेन की, जिसको कहते हैं ब्लूम के डोमेन, संज्ञान के पक्ष इन्होंने 3 प्रकार के बताए, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन, ये 3 डोमेन बताए। और इसी 3 डोमेन के आधार पे उन्होंने ब्लूम की टेक्सोनॉमी बनाई। तो ब्लूम की टेक्सोनॉमी में उन्होंने तीन को तो उन्होंने लोअर ऑर्डर बताया, इसको उन्होंने कहा लोअर ऑर्डर, और इसको बताया उन्होंने हायर ऑर्डर, या इसको कहते हैं लोअर ऑर्डर की थिंकिंग और इसको कहते हैं हायर ऑर्डर की थिंकिंग। ये दो तरह की आप बता सकते हैं। अब लोअर ऑर्डर और हायर ऑर्डर की थिंकिंग में क्या करी गई, तो ये बताया गया ब्लूम की टेक्सोनॉमी में लोअर ऑर्डर क्या है और हायर ऑर्डर क्या है। चलिए एक एक की जांच कर लेते हैं। तो इसमें पहली बात करी गई, जो इसमें कहा गया, पहला नॉलेज, बच्चे को नॉलेज कितना है, नॉलेज की जांच करी गई। फिर अंडरस्टैंडिंग देखा गया। फिर एप्लीकेशन देखा गया, एप्लीकेशन बेस। फिर यहाँ पे कहा गया एप्लीकेशन के बाद फिर जहां पे जो है वह यहाँ पे एनालिसिस की बात करी गई। फिर सिंथेसिस की बात करी गई, फिर इवोल्यूशन की बात करी गई। यह 6 चरण जो है इसमें ध्यान किया गया, क्या, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवोल्यूशन। इन 6 चरणों में जो ये 3 चरण है,
नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन इसको कहा गया लोअर ऑर्डर, एनालिसिस, सिंथेसिस और रिवर्सन इसको कहा गया हायर ऑर्डर। हायर ऑर्डर अब ये आगे जाकर के जब रिवाइज बना तो रिवाइज को दूसरे तरीके से बन गया, रिवाइज को दूसरे तरीके से बन गया, वो दूसरे तरीके से हम उसकी चर्चा बाद में करेंगे। मैं खाली ऐसे ही बता देता हूँ, या नॉलेज, नॉलेज को नॉलेज ही रखा गया, अंडरस्टैंडिंग को कंप्रीहेंशन कर दिया गया, नॉलेज को नॉलेज ही रखा गया, अंडरस्टैंडिंग को एप्लीकेशन, यहाँ पे इसको जो है कंप्रीहेंशन कर दिया गया, एप्लीकेशन को एप्लीकेशन ही रहने दिया गया, एनालिसिस को एनालिसिस ही रहने दिया गया, इसको बदल दिया गया, इसको बदल दिया गया, सिंथेसिस को क्रिएशन के रूप में ला दिया गया, उसको इवर्जन के रूप में ला दिया गया, बस इसी को बदल दिया गया। तो ये जो है ये इस तरह से पूरा का पूरा क्या हुआ, या ये रिवाइज बना। तो रिवाइज की भी चर्चा हम आगे करेंगे। अभी तो जो है खाली नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन के आधार पे प्रश्न बनाने होते हैं जो कि लोअर ऑर्डर पे होते हैं। लोअर ऑर्डर के प्रश्न जो है बेसिकली जब इसके प्रश्न बनते हैं तो खाली एक बेसिक जानकारी करने के लिए, तो अक्सर लोअर ऑर्डर के प्रश्न जो है वह 9वीं 10वीं तक के, मतलब पहली से लेकर के 9वीं 10वीं या 11वीं 12वीं तक के बच्चों के लिए बनते हैं। वहीं जब हम ग्रेजुएशन में जाते हैं, हायर एजुकेशन में जाते हैं, तो वहां पे एनालिसिस, सिंथेसिस और रिवर्सन टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो ये हायर ऑर्डर की थिंकिंग जाने की कोशिश की जाती है। इसमें एनालिसिस, सिंथेसिस और रिवर्सन की जब प्रश्न आते हैं कि हायर ऑर्डर की थिंकिंग जानने की कोशिश की जाती है, ये जो है ये लोअर ऑर्डर की थिंकिंग जानने की कोशिश करी जाती है। बच्चे के पास लोअर ऑर्डर का भाषा कितना है, ज्ञान कितना है, और यहाँ पे हायर ऑर्डर का बच्चे के पास भाषा कितना और ज्ञान कितना है, इन दोनों के आधार पर ब्लूम की टैक्सोनॉमी के आधार पर जानने की कोशिश करी जाती है। अब इन्हीं के आधार पर जो ये है ब्लूम की टैक्सोनॉमी, इन्हीं के आधार पर प्रश्नों का निर्माण होता है। प्रश्नों का निर्माण होता है कैसे, अब हम उसकी प्रश्नों के निर्माण की चर्चा कर लेते हैं। मैं यहीं पे ये इतना रहने देता हूँ क्योंकि ये उसके साथ में काम आएगा, ये उसके साथ में काम आएगा। तो प्रश्नों का निर्माण कैसे करते हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। जब हम प्रश्न बनाते हैं, यानी टेस्ट जब बनाते हैं, मूल्यांकन करने के लिए, वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करें चाहे समेटिव इवैल्यूएशन करें, तो उसमें टेस्ट बनेगा कैसे। तो टेस्ट बनाने के लिए जो हम इसमें क्या करते हैं, प्रश्नों का निर्माण करते हैं। तो प्रश्नों का निर्माण जो है कैसे होता है, प्रश्नों का निर्माण करते हैं। तो प्रश्नों का निर्माण करने के लिए वह क्या होता है, वह एक होता है डायरेक्ट प्रश्न, एक होता है इनडायरेक्ट प्रश्न, और एक होता है इन्फरेंशियल प्रश्न। डायरेक्ट प्रश्न, इनडायरेक्ट प्रश्न और इन्फरेंशियल प्रश्न, ये तीन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और इन्फरेंशियल। जब हम प्रश्न रखते हैं, जब प्रश्नों का निर्माण करते हैं, जब हम प्रश्नों का निर्माण करते हैं, जब ब्लूप्रिंट बनाते हैं, उस ब्लूप्रिंट में प्रश्न जो क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चन 3 रूप में होते हैं। क्वेश्चन को 3 रूपों में कहा जाता है। ये 3 रूप क्या होते हैं, एक होता है इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रश्न, दूसरा होता है इनडायरेक्ट, और तीसरा होता है इन्फरेंशियल। एक होता है डायरेक्ट प्रश्न, दूसरा होता है इनडायरेक्ट प्रश्न, और तीसरा होता है इन्फरेंशियल प्रश्न। डायरेक्ट प्रश्न, इनडायरेक्ट प्रश्न और इन्फरेंशियल प्रश्न। अब हम इसको अगर यहाँ पे ले लें तो ये जो है, ये नॉलेज जो है वो डायरेक्ट में आ जाता है। इसको कहते हैं नॉलेज जो है वो डायरेक्ट में आ जाता है। यानी डायरेक्ट प्रश्न, बच्चे को जितना संज्ञान है वो बच्चा डायरेक्ट प्रश्न जवाब दे देता है। वहीं अंडरस्टैंडिंग अपनी समझ के आधार पे, बच्चा अपनी समझ के आधार पे उसके पास कितनी समझ है। अगर हमने प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया, तो घुमाने पर बच्चा क्या बताएगा, अपनी समझ के आधार पे बताएगा। अब जैसे प्रश्न पूछा गया, एक तो डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया कि भारत की राजधानी कहाँ है, ये 29 इंटर कैसा बता रहा है, इतने लोग बाकी है क्या आने के लिए? आप लोग ले नहीं रहे क्या बच्चों को? हाँ, ज्वाइन करते जाइए, इससे बता रहा था 29 इंटर। ओके, चलिए। अच्छा, 29 नाम का कोई व्यक्ति है ऐसा? 29 नाम का कौन व्यक्ति है? 29 कौन है भाई? नाम अपना सही कर लीजिए। तो 29 जी अपना नाम सही करके आइए, इनको रिमूव करो पहले। हाँ, आप अपना नाम चेंज करके आइए 29 साहब। ऐसे बिना नाम के जो लोग हैं, बिना नाम के लोगों को इंटर ना लें, बिना नाम के लोगों को इसमें इंटर ना लें। हाँ, चलिए तो बात करते हैं। जो डायरेक्ट प्रश्न होता है वो हमेशा क्या होता है, वो सीधा होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, कि मैंने यहाँ पे एक प्रश्न पूछा हुआ था कि भारत की राजधानी कहाँ है। पहला प्रश्न मैंने पूछा हुआ था कि भारत की राजधानी कहाँ है। ये बिल्कुल सीधा है। तो सीधा इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली इसकी राजधानी, तो बच्चे ने बता दिया नई दिल्ली। अब तो इतना इतना तो सीधा है, बच्चा सीधा जवाब देगा। जैसे मैंने पूछा कि आपका क्या नाम है, तो बच्चा डायरेक्ट है, बच्चा तो बताएगा कि जो है वो ये जो है मेरा नाम है फला, जो भी है वो नाम अपना बता देगा। अब वही बात करी गई, सर वर्ड थोड़ा सा ठीक कर दीजिए। कौन सा वर्ड हमारी जानी, कौन सा वर्ड आपको नहीं दिख रहा है?
बोर्ड। अच्छा बोर्ड, बोर्ड खाली उन्हीं को नहीं, ब्लर दिख रहा है क्या बोर्ड? बोर्ड ब्लर दिख रहा है सभी को? यूट्यूब पर ही अपलोड नहीं, ये तो हो गया। बोर्ड ब्लर सभी को दिख रहा है? नहीं सर, ओके हाँ सही दिख रहा है। तो आप जरा अपना अपना नेटवर्क सही कर लीजिए हिमानी जी। ओके, तो जैसे ये प्रश्न है, डायरेक्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत की राजधानी कहाँ है? तो ये डायरेक्ट प्रश्न है, इसका जवाब स्पेसिफिक होगा, इसका जवाब स्पेसिफिक होगा। बच्चा तुरंत बिना बहुत ज्यादा जोर दिए, दिमाग पे बहुत ज्यादा जोर दिए बच्चा जवाब दे देगा। मैंने बच्चे का नाम पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, तो वो तुरंत जवाब दे देगा। वहीं हमने अगर ये पूछ दिया, हमने वहीं ये पूछ दिया, अच्छा बच्चा बताओ बताओ तुम्हारे घर में दो लोग हैं, तुम्हारे घर में दो लोग हैं, और दो में से तुम्हारे पापा के लड़के का क्या नाम है? उसी को पूछे तुम्हारे पापा के लड़के का क्या नाम है, अब वो सोचेगा। हम डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछ रहे, हम इससे पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पापा के लड़के का क्या नाम है। हम उसको ये पूछ रहे हैं कि तुम्हारे दादा के लड़के का क्या नाम है। हम बच्चे से ये पूछ रहे हैं तुम्हारे दादा के लड़के का क्या नाम है। अब हमने क्या किया, प्रश्न उसी का नाम पूछ रहे हैं, बच्चे का ही नाम पूछ रहे हैं, हम थोड़ा सा घुमा के पूछ रहे हैं। हम थोड़ा सा घुमा के पूछ रहे हैं, तो घुमा के पूछने पर बच्चा क्या करेगा, अपनी समझ लगाएगा। अच्छा दादा 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 का बेटा कौन? तो दादा का बेटा मेरे पिताजी, और मेरे पिताजी का बेटा कौन? मैं। तो मैं, मेरा नाम यही है। अरे यही पूछ रहे थे, यही पूछ रहे थे, मेरे को नहीं आ रहा था। मतलब ये क्या है, अब यहाँ पे थोड़ा सा घुमा करके प्रश्न पूछा गया, प्रश्न वही पूछा जा रहा है, प्रश्न को घुमा दिया गया। तो प्रश्न को घुमा दिया, इसे कहते हैं क्या, इनडायरेक्ट प्रश्न। वही जैसे भारत की राजधानी कहाँ है, इस पर जवाब लेते हैं, इस पर एक प्रश्न लेते हैं, भारत की राजधानी कहाँ है। तो भारत की राजधानी में ये पूछा गया, यहाँ ये डायरेक्ट पूछा नहीं जा रहा है कि भारत की राजधानी कहाँ है, वहां ये पूछा जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री जी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस देश के वह प्रधानमंत्री है, उस देश की राजधानी कहाँ है, उस देश की राजधानी कहाँ है। तो अब जो है, अब यहाँ पे प्रश्नों को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, अब प्रश्नों को थोड़ा बढ़ा दिया गया। अब बच्चा यहाँ पे जवाब देगा क्या, वो अगर उसकी समझ होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाँ रहते हैं और वहां रहते हैं, उस देश में रहते हैं, उस देश की राजधानी कहाँ है, उस देश की राजधानी जो है, अब वो प्रधानमंत्री मोदी को जानेगा। अगर वो नहीं जानता होगा तो क्या करेगा, वो घूमने लगेगा। तो ऐसे इस प्रकार के प्रश्नों को कहते हैं क्या, इनडायरेक्ट प्रश्न। इनडायरेक्ट प्रश्न कहते हैं। तो इनडायरेक्ट प्रश्न जो है वह कैसे होते हैं, वह अंडरस्टैंडिंग के आधार पर होते हैं। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग देखा जाता है। अंडरस्टैंडिंग इनफरेंशियल क्या होता है, इनफरेंशियल क्या होता है, हमेशा अप्लाई होता है, हमेशा अप्लाइड होता है। अप्लाइड मतलब क्या, कि बच्चे ने ज्ञान लिया हुआ है, बच्चे ने ज्ञान लिया हो, उस ज्ञान को क्या कर रहा है, वो अलग अलग जगहों पे उसका प्रयोग कर रहा है। बच्चे के ज्ञान को अलग अलग जगहों पे प्रयोग किया जा रहा है, बच्चा अपने ज्ञान को अलग अलग रूपों में प्रयोग कर रहा है। अब मैंने, जब मैं टीएलपी में पढ़ा रहा था, या मैं टीएलपी में मैं पढ़ाऊंगा, जब या पढ़ाया हुआ है मैंने, तो उसमें जो है उसे बताया जाता है कि उसके 4R का प्रयोग, बच्चा 4R का प्रयोग करता है, अलग अलग जगहों पे 4R का प्रयोग करता है। 4R जो है, रेफरिंग, रिमाइंडिंग, रीबिल्डिंग और रीइंफोर्सिंग, ये 4R होते हैं। रेफरिंग, रिमाइंडिंग, रीबिल्डिंग और रीइंफोर्सिंग, ये 4R का बच्चा जब प्रयोग करता है, जब 4R का बच्चा प्रयोग करने लगता है, तो मतलब वो अप्लाई करने लगता है, उसको अप्लाई करना। यानी भारत की राजधानी, अब हम कह रहे हैं भारत की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली। अब भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो नई दिल्ली में क्या क्या है, नई दिल्ली में कौन कौन लोग रहते हैं, नई दिल्ली में क्या क्या बातें होती है, नई दिल्ली जो है वो, नई दिल्ली में कौन कौन से मंत्रालय होते हैं, वहां से वो सेंटर होता है, ये सब सारी बातें नई दिल्ली को जान लिया, उसका पूरा का पूरा प्रयोग बच्चा करने लगा, और प्रयोग करने लगा, तो वह जो है क्या कहलाता है, वह इन्फ्रेंशियल कहलाता है। वह इन्फ्रेंशियल कहलाता है, यानी उसका पूरा का पूरा अप्लाई, उसका एप्लीकेशन बच्चा यूज कर रहा है। जैसे एक एग्जांपल जैसे यहाँ पे ले सकते हैं, मान लीजिए इसका एक एग्जांपल, एक सीधा सा एग्जांपल ये भी हो सकता है, हम मान लीजिए श्वसन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम जो है श्वसन कर रहे हैं। अब हम एक प्रश्न पूछेंगे, अच्छा जो अगर हम सांस को लेते हैं, अगर हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो बच्चा कहेगा उसको श्वसन, यानी उसको कहेंगे इनहेलेशन। और बच्चा जब हम सांस को छोड़ते हैं, तो क्या कहते हैं, एक्सहेलेशन, उसको कहते हैं निश्वसन। हम एक को कहते हैं श्वसन, एक को कहते हैं निश्वसन। तो अब श्वसन निश्वसन हो गया। अच्छा अब बताओ, अब वहीं पे कह दिया कि एक प्रश्न ऐसे पूछ दिया कि श्वसन और निश्वसन को करने में कौन कौन से तंत्र काम आते हैं। अब क्या करेगा, बच्चे को अगर तंत्र पता होगा तो बच्चा तंत्र का नाम बता पाएगा कि श्वसन और निश्वसन को करने में कौन कौन से तंत्र काम आते हैं। तो ये क्या है, वह इन्फ्रेंशियल प्रश्न है, यह अप्लाई प्रश्न है। तो अप्लाई को वह श्वसन, इन्फ्रेंशियल और श्वसन करने की प्रक्रिया, उसमें अंग, इन सभी चीजों का अगर उसके पास ज्ञान होगा, अप्लाई होगा, तब जाकर के उसको लिख पाएगा, बता पाएगा। 2 शब्दों में, उसको 50 शब्दों में, उसको 100 शब्दों में, या उसको 500 शब्दों में, बच्चा उस हिसाब से जवाब दे पाएगा। तो इस प्रकार से कहते हैं उसको इन्फ्रेंशियल, या उसको कहते हैं अप्लाई। तो इस प्रकार के डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और इन्फ्रेंशियल टाइप के प्रश्न जब हम प्रश्न बनाते हैं, तो उसमें रखते हैं कि बच्चा हमेशा डायरेक्ट टाइप के भी प्रश्न पूछते हैं, इनडायरेक्ट टाइप के भी प्रश्न पूछते हैं, और इन्फ्रेंशियल टाइप के भी प्रश्न पूछते हैं। जब हम इन्फ्रेंशियल टाइप के प्रश्न को कहते हैं, तो इन्फ्रेंशियल टाइप के प्रश्नों को कहते हैं निबंधात्मक प्रश्न। इसको कहते हैं क्या, निबंधात्मक प्रश्न।
इसको कहते हैं निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न। अब निबंधात्मक प्रश्न जो होते हैं, ये निबंधात्मक प्रश्न हमेशा जब हम देखते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो टारगेट है, हमारा टारगेट है कुछ इस तरह से हो, हमारा टारगेट कुछ इस तरह से हो कि बच्चे ज्यादा ज्यादा पास हो। तो हम डायरेक्ट प्रश्नों की संख्या थोड़ा बढ़ा देते हैं कि बच्चों का जो है नॉलेज बच्चे गेन कर सके एटलीस्ट जो है 40% 60% तक, 40% तक तो कम से कम पहुंच ही जाए। तो 40% हम कैसे रेशियो कैसे रखते हैं, तो 40% जो है हम 40% निबंधात्मक यानी ये डायरेक्ट प्रश्न रखते हैं, 20% इनडायरेक्ट प्रश्न रखते हैं, और जो है 40% जो है हम निबंधात्मक प्रश्न रखते हैं। इस तरह से हमारा रेशियो होता है। अब रेशियो होता है, हम कुछ प्रश्न कभी कभी क्या करते हैं, कभी करते हैं कि इसमें से ये इनडायरेक्ट और इन्फ्रेंशियल और इनडायरेक्ट को दोनों को मिला लेते हैं। ये भी जो इन्फ्रेंशियल में ही आता है, तो ये दोनों मिला करके क्या होते हैं, कभी कभी ये 40 हो जाता है, ये 40 हो जाता है, और ये जो है 15 हो जाता है, यहाँ पे 45 कर लेते हैं। ऐसे वैसे मोस्टली हमेशा करते हैं कि 40, 20 और 40 का ही रेशियो रखते हैं। 40 जो है वो डायरेक्ट प्रश्न, 20% का इनडायरेक्ट प्रश्न, और जो है वो इन्फ्रेंशियल क्वेश्चन जो है इन्फ्रेंशियल टाइप के प्रश्न हम 40% का रखते हैं। तो ऐसे जो है हम ये कोशिश करते हैं कि 40% लोग जो बच्चे अधिक है वो भी जान पाए, उनका भी ज्ञान हो पाए, और 40% जो लोअर के हैं वो भी बच्चे जान पाए, और मिडल वाले तो कर ही पाएंगे। अगर ये दोनों बच्चे ने कर लिया, बच्चे ने मिडिल लेवल के, बच्चों का लर्निंग लेवल कैसा होता है, तो बच्चों का लर्निंग लेवल कुछ इस तरह से होता है। देखिए बच्चों का लर्निंग लेवल जो है कुछ इस तरह से होता है, लर्निंग कर्व जो है इस तरह से होता है, यानी कुछ बच्चे 40% यहाँ के हैं, 40% यहाँ पे हैं, यानी 40% ये और 40% ये, 20% जो है ये होते हैं, 20% ये होते हैं। तो 40% इसीलिए डायरेक्ट प्रश्न को पूछते हैं, 40% जो है वो इनडायरेक्ट प्रश्न पूछते हैं, 20% जो है वह मिडिल के लिए रखते हैं। तो मिडिल वाला क्या करेगा, यहाँ वाले को भी खींच लेगा, यहाँ वाले को भी खींच लेगा मिडिल वाला, यानी अब ये खींचते खींचते 40% लोअर वाले दे लिए, तो 10% 20% ये भी खींच लेगा, 60% पास जाएगा। ऐसे जो है इस प्रकार के 40%, 20% और 40% के आधार पर प्रश्नों को निर्माण करते हैं। प्रश्नों का जब निर्माण करते हैं तो उसमें हम डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और इन्फ्रेंशियल टाइप के प्रश्नों को रखते हैं। चलिए यहां तक मैंने आपको समझा दिया। तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इन्फ्रेंशियल हो गया। अब वहीं पे जो है हम ओपन इंडेड और क्लोज इंडेड की बात कर लेते हैं। ओपन इंडेड और क्लोज इंडेड भी प्रश्न आते हैं, ओपन इंडेड और क्लोज इंडेड की भी प्रश्न आते हैं। चलिए यहां तक हमने डायरेक्ट, इनडायरेक्ट की बात कर ली, निबंधात्मक प्रश्न की बात कर ली। अब इसी को जो इन्फ्रेंशियल प्रश्न है, इन्फ्रेंशियल प्रश्न को ही निबंधात्मक प्रश्न कहते हैं, इन्फ्रेंशियल प्रश्न को ही एप्लीकेशन के भी प्रश्न कहते हैं। अब इन्फ्रेंशियल प्रश्न को पूछने के बाद हम ये पता करते हैं, ये देखते हैं कि प्रश्न जैसे होते हैं तो उसे प्रश्न को दो प्रकार के कहते हैं। प्रश्नों में इस तरह से पूछते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इन्फ्रेंशियल इसके फ्रेम होते हैं। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इन्फ्रेंशियल के फ्रेम होते हैं। मैंने बताया हुआ था कल ही मैंने बताया हुआ था कि प्रश्नों को दो तरीके से लेते हैं। एक होता है क्या, एक होता है जो है निबंधात्मक प्रश्न, और एक होता है क्या, लघुतात्मक प्रश्न। यानी एक जो है उसको कहते हैं, एक को कहते हैं ओपन इंडेड और दूसरे को कहते हैं क्लोज इंडेड। प्रश्नों के प्रकार, ये तो प्रश्नों के तरीके। अब प्रश्नों के प्रकार कैसे होते हैं, तो प्रश्न जो है वह होते हैं, एक होता है ओपन इंडेड और दूसरा होता है क्लोज इंडेड। ओपन इंडेड और क्लोज इंडेड दो तरह के होते हैं। ओपन इंडेड यानी खुला, मुक्त प्रश्न, इसको कहते हैं मुक्त प्रश्न, और इसको कहते हैं बंद प्रश्न। इसको कहते हैं मुक्त प्रश्न और इसको कहते हैं बंद प्रश्न। मैंने कल बताया हुआ था कि जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं, और जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं, वो होते हैं ओपन इंडेड। जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं और जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं उसे कहते हैं ओपन इंडेड। यानी उसके जो है उसका जवाब सटीक नहीं होगा, उसके आंसर पूरे नंबर नहीं मिलते हैं। जो ओपन इंडेड होते हैं इसको कहते हैं क्या, लघुत्तम, इसको कहते हैं लघुत्तम, लघु प्रश्न या दीर्घ प्रश्न, लघु प्रश्न या दीर्घ प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। लघु प्रश्न में क्या होता है कि 10 शब्दों में जवाब दो या 50 शब्दों में जवाब दो। वही दीर्घ उत्तरी में कहते हैं 300 शब्दों में जवाब दो, 500 शब्दों में जवाब दो। तो 500 शब्दों में जो पूरे के पूरे 500 शब्दों का जवाब अगर 5 नंबर का है, या 5 नंबर का है, तो 5 में 5 नहीं मिलेगा। 5 नंबर का जवाब है, अगर 5 नंबर का प्रश्न है तो 5 में 5 नहीं मिलता, 5 में 4 मिल सकता है, 5 में 4.5 मिल सकता है, 5 में 3.5 मिल सकता है, 5 में 5 पूरा नहीं मिलेगा कभी भी। जो अगर ओपन इंडेड प्रश्न है, ओपन इंडेड अगर प्रश्न है, तो ओपन इंडेड प्रश्नों में 5 में 5 मिलने की संभावना नहीं होती है। अगर मैथ का सवाल है तो 5 में 5 आपको मिल जाएगा। साइंस का सवाल है तो 5 में 5 मिल जाएगा। वहीं अगर आपको लिटरेचर से सवाल पूछा जा रहा है, वहां पे अपना ही आपको यूज करना है, वहां पे 5 में 5 कभी नहीं मिलता है, वहां पे नंबर कट जाते हैं आपके, वहां पे नंबर कट जाते हैं। वही जो क्लोज इंडेड होता है, क्लोज इंडेड में क्या होता है, मैंने क्लोज इंडेड के फॉर्म को बताया हुआ था। क्या क्या बताया हुआ था, जैसे हम कहते हैं एमसीक्यू। क्लोज इंडेड को मैंने बताया था एमसीक्यू।
एमसीक्यू हुआ, एस नो हुआ, एमसीक्यू हुआ, एस नो हुआ, ट्रू फॉल्स हुआ, एस नो हुआ, ट्रू फॉल्स हुआ। अब जो क्लोज इंडेड के टाइप के प्रश्न होते हैं, जो क्लोज इंडेड टाइप के प्रश्न होते हैं, क्लोज इंडेड टाइप के प्रश्नों का हमेशा हमेशा जो रिजल्ट होता है वो कितना होता है, वो 100% होता है। रिजल्ट हमेशा 100% आता है, यानी इसमें से या तो 100% होगा या तो पूरा का पूरा गलत होगा। अगर एक नंबर का प्रश्न है, जैसे बच्चे ने जवाब दिया, बच्चे से प्रश्न पूछा गया, बच्चे से प्रश्न पूछा गया कि भारत की राजधानी कहाँ है, भारत की राजधानी कहाँ है, तो भारत की राजधानी कहाँ है, तो बच्चे ने अगर जवाब दिया नई दिल्ली, नई दिल्ली, तो इसको क्या मिलेगा, इसको पूरा का पूरा जवाब मिलेगा, इसको पूरा का पूरा, एक नंबर का है तो एक नंबर में एक में एक पूरा मिलेगा। जैसे आप अगर सीटेट का रीट का आप एग्जाम देते हो, सीटेट या रीट के एग्जाम देते हो, तो सीटेट के रीट के एग्जाम में अगर आपको एक प्रश्न पूछा गया और इसके आंसर, इसके ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए जिसको कहते हैं एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसको एमसीक्यू कहते हैं। अब एमसीक्यू में से अगर आपने बी सही है, बी सही है, नई दिल्ली आपने जवाब दिया, नई दिल्ली आपने जवाब दिया, वहीं पे कुछ और दिया हुआ है, वहीं पे लखनऊ दिया हुआ, वहीं पे कोलकाता दिया हुआ है, वहीं पे लखनऊ दिया हुआ, वहीं पे कोलकाता दिया हुआ, वहीं पे जो है वो चेन्नई दिया हुआ है। अगर आपने उसमें से नई दिल्ली जवाब दिया तो आपको, अगर 2 नंबर है तो दो में से दो पूरा मिलेगा, दो पूरा मिलेगा। वहीं अगर आपने ए वाला जवाब दिया, इसका मतलब नहीं कि 2 में से आपको 1 मिलेगा, आपने कुछ तो दिया, तो ये कहोगे आपने कुछ तो दिया भाई, तो कुछ तो दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको 1 नंबर मिलेगा, वहां पे आपको कुछ नंबर नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा कट जाएगा। यानी इसकी संभावना होती है 100% सही या 100% गलत, ये दोनों, एस नो हो, ट्रू फॉल्स हो, चाहे जो हो, जो एमसीक्यू टाइप के प्रश्न होते हैं, जिसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न। मैंने कल बताया हुआ था, एक होता है ऑब्जेक्टिव, होता है सब्जेक्टिव। तो जो ओपन इंडेड होता है उसे कहते हैं सब्जेक्टिव, जो ओपन इंडेड होता है उसे कहते हैं सब्जेक्टिव, और जो क्लोज इंडेड होता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न, ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न होते हैं उसके रिजल्ट हमेशा 100% आते हैं, उसके रिजल्ट हमेशा 100% या तो सही और 100% या तो गलत, ये हो सकते हैं। सवालों के जवाब 100% या तो सही हो सकते हैं, 100% या तो गलत हो सकते हैं, ये होता है। जबकि जो ओपन इंडेड होता है, जो सब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, उसमें से नंबर आपको मिलने की संभावना रहती है। अगर आपने कुछ भी लिखा है तो आपको 2 नंबर 1 नंबर तो मिलेगा ही, और यहाँ पे नंबर आपको मिलने की संभावना नहीं रहती है। इसलिए इसको ज्यादा रिलेबल माना जाता है, हालांकि किस पे, ज्ञान के आधार पे, ज्ञान के आधार पे, एप्टीट्यूड के आधार पे इसको ज्यादा रिलेबल माना जाता है, इसको कम माना जाता है। वहीं अगर बच्चे का बोध भी जानना है, भाषा भी जाननी है, तो भाषा जानने के लिए हमेशा हमेशा ओपन इंडेड प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बताया, क्या क्या बताया मैंने आपको, जो है फॉर्मल इनफॉर्मल के बारे में बताया, मैंने जो है नॉलेज और लैंग्वेज के बारे में मैंने बताया, मैंने आपको जो है इंडिविजुअल और ग्रुप के बारे में मैंने बताया, उसके बाद मैंने जो है फॉर्मेटिव और समेटिव टेस्ट के बारे में मैंने बताया, फिर मैंने जो है प्रश्नों के प्रकार के बारे में मैंने बताया, प्रश्नों का जो तरीका होता है पूछने का, वो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इन्फ्रेंशियल होता है, वो मैंने बताया। प्रश्न के जो प्रकार, पूछने के प्रकार जो होते हैं, वो ओपन इंडेड और क्लोज इंडेड की होती है, ये भी मैंने आपको बताया। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के बारे में मैंने बताया। फिर मैंने बताया कि जो ब्लूम की टेक्सोनॉमी वो क्या होती है, तो ब्लूम की टेक्सोनॉमी मैंने लोअर लेवल और हायर ऑर्डर, लोअर ऑर्डर और हायर ऑर्डर के बारे में बताया। फिर इनकी जो डोमेन है, ब्लूम की टेक्सोनॉमी की जो डोमेन है, पक्ष है, वो मैंने बताया, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, ये सब मैंने आपके सामने चर्चा करी। अब यह चर्चा करी, अब उसमें से हमको ये जानना है कि एनआरटी और सीआरटी क्या होता है। थोड़ा सा एनआरटी और सीआरटी और टीएमटी के बारे में जान लेते हैं, फिर यहाँ से काम खत्म हो जाएगा। चलिए, यहाँ तक हो गया तो हम आगे बढ़े। अगर यहाँ तक हो गया तो आगे बढ़े। क्लोज इंडेड, ओपन इंडेड हो गया। अब हम यहाँ से थोड़ा सा एनआरटी और सीआरटी के बारे में जानेंगे। उषा, नो नो तो कर लो। ओ अच्छा, ये बता रहे थे नहीं दिख रहा है। हाँ, कॉर्नर वाला नहीं दिख रहा है। अभी आप सही बोल रहे थे, बिल्कुल हेमाली जानी, आप सही कह रहे थे, कॉर्नर का नहीं दिख रहा है। हम्म, चलिए हो गया। ओके, चलिए, तो यहां तक हो गया। ये मैंने आपके आपके सामने चर्चा कर दी, ये सारे पॉइंट, इसके आधार पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप ये सब सारी बातें नोट करके रखिए। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ से हम जो है एनआरटी, सीआरटी, टीएमटी के बारे में चर्चा करते हैं। एनआरटी, सीआरटी, टीएमटी क्या होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। मैं जो भी बात कह रहा हूँ आपको एग्जाम्पल के जरिए बता रहा हूँ, तो आपको ये एग्जाम्पल अगर याद रहेंगे तो आप उन प्रश्नों का जवाब जो आप अच्छी तरह से दे पाएंगे, आप उन प्रश्नों का जवाब अच्छी तरह से दे पाएंगे। मैं एग्जाम्पल के साथ में, तथ्य के साथ में मैं आपको सारी बातें समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। चलिए, अब यहां से बात करते हैं टीएमटी, टीएमटी के बारे में, सीआरटी के बारे में, एनआरटी के बारे में। ये टीएमटी
टीएमटी और एनआरटी को तो आप जान चुके हैं, टीएमटी और एनआरटी के बारे में तो जान चुके हैं, सीआरटी को आप नहीं जान रहे। एक होता है टीएमटी, एक होता है सीआरटी और एक होता है एनआरटी। इसके बारे में जानते हैं। जो टीएमटी है, सीआरटी और एनआरटी, इसके बारे में जानते हैं ये क्या होते हैं। ये क्या होते हैं? पुस्तकों में सीआरटी के बारे में बहुत ही कंफ्यूजन भरा बात रखा हुआ है। पुस्तकों में हर पुस्तक जो है सीआरटी के बारे में कंफ्यूज है, हर एक पुस्तक सीआरटी को लेकर के कंफ्यूज है। टीएमटी के बारे में उसका क्लियर है और एनआरटी के बारे में उसका क्लियर है, जबकि सीआरटी के बारे में वो कंफ्यूज है। सारी पुस्तक अपने अपने कंफ्यूजन के आधार पर इसको दर्शाते हैं। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले टीएमटी को बात कर लेते हैं, फिर एनआरटी को बात करेंगे, फिर हम बीच में आएंगे सीआरटी को लेंगे। सीआरटी को बाद में लेंगे, बीच में लेंगे। सबसे पहले इसको जान लेंगे, इसको जान लेंगे, फिर इसको लेंगे। हालांकि लेवल क्या है, हालांकि सबसे पहले लोअर लेवल है, ये मिडिल लेवल है और ये हायर लेवल है, इसीलिए मैंने आपको इस रेंज में रखा हुआ है। ये लोअर लेवल है टीएमटी, ये टीएमटी सबसे लोअर लेवल है, सबसे लोअर लेवल का टेस्ट होता है। फिर उसके बाद उससे थोड़ा सा हायर सीआरटी होता है। उसके बाद सबसे हायर जो टेस्ट होता है, जिसकी वैलिडिटी ज्यादा होती है, जिसकी वैलिडिटी रिलायबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, वो होता है एनआरटी। चलिए तो चर्चा कर लेते हैं एनआरटी, सीआरटी और टीएमटी है क्या। एनआरटी, सीआरटी और टीएमटी है क्या, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो टीएमटी के बारे में बात करते हैं। तो टीएमटी जो है, टीएमटी हमेशा कैसा होता है? टीएमटी इनफॉर्मल इन नेचर होता है। इनफॉर्मल होता है, क्या होता है? इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक होता है। टीएमटी हमेशा अनौपचारिक होता है। यह कैसा होता है? यह शिक्षक के द्वारा बनाया गया होता है। शिक्षक के द्वारा बनाया हुआ था, यह शिक्षक के द्वारा बनाया होता है। यह इनफॉर्मल था और शिक्षक के द्वारा बनाया होता है। इसकी कोई वैलिडिटी, इसकी कोई वैधता, विश्वसनीयता, इसकी कोई विश्वसनीयता नहीं होती है। यानी यह जो टेस्ट है, इसकी कोई विश्वसनीयता नहीं होती है। यह इनफॉर्मल नेचर होता है, यह शिक्षकों के द्वारा बनाया हुआ होता है। इसकी वैधता और इसकी विश्वसनीयता नहीं होती है। और क्या इसमें जो है, इसे हमेशा बच्चों के परफॉर्मेंस को जानने के लिए किया जाता है। बच्चों के परफॉर्मेंस को जानने के लिए और शिक्षक के परफॉर्मेंस को जानने के लिए टीचर किया था। और यह समय समय पे होता है। ये क्या है? यह समय समय पर होता है। यह जो है, यह फॉर्मेटिव टेस्ट में प्रयोग किया था। फॉर्मेटिव में प्रयोग किया था। ये कहां प्रयोग किया था? फॉर्मेटिव में प्रयोग किया था। और बच्चों की प्रगति की जांच के लिए यह प्रयोग किया जाता है। इसका भी ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट इसका भी बनता है। ऐसा नहीं कि ब्लूप्रिंट बिना ब्लूप्रिंट बनाया होता है। ब्लूप्रिंट बना करके किया जाता है। ब्लूप्रिंट बनता है। इसमें भी नॉलेज जो वह डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और इन्फरेंशियल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और इन्फरेंशियल टाइप के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। बट यह कैसा होता है? यह कन्वीनियंसी किसकी होती है? यानी यह सुविधाजनक किसके रूप में होता है? तो सुविधाजनक जो है वह शिक्षक के रूप में होता है, बच्चों की सुविधाजनक के रूप में होता है। इसमें जो है किसी प्रकार का जो है वह यहाँ पे बात नहीं करी जाती है। और यह हमेशा क्लास के लेवल में, क्लास में प्रयोग किया जाता है। क्लास में यहाँ पे जो असेसर है, जो जांचने वाला वह कौन होता है? यहाँ पे असेसर कौन होता है? वह शिक्षक ही होता है। खुद ही शिक्षक होता है, खुद ही शिक्षक बनाता है और खुद ही शिक्षक जो है उसको असेस करता है। तो ये क्लास में किया जाता है, या यूनिट टेस्ट के रूप में हो सकता है, और इसको जो मूल्यांकन करता शिक्षक होता है। अब वही बात करते, चलिए यहाँ पे आते हैं, एनआरटी की बात कर लेते हैं। एनआरटी में क्या होता है? तो एनआरटी में जो है, यह एनआरटी हमेशा, मैंने कहा इसका ठीक उल्टा है, एनआरटी है। एनआरटी में क्या होता है? एनआरटी हमेशा क्या होती है? वह शिक्षक नहीं, यह औपचारिक होती है। एनआरटी हमेशा क्या होता है? औपचारिक होती है। इसमें संदर्भ आधारित, यानी इसमें मानक का प्रयोग किया जाता है। और यह बहुत सारे, यह वैलिड होता है, यानी यह विश्वसनीय होता है, यह वैध होता है। यह विश्वसनीय होता है, यह वैध भी होता है। यह विश्वसनीय होता है और यह वैध भी होता है। विश्वसनीय होता है, वैध होता है, और यह विशेषज्ञों के द्वारा बनाया गया होता है। यह विशेषज्ञों द्वारा बनाया गया होता है, और यह सभी जगह पे मान्य होता है। यह सर्वमान्य होता है। और इसे पास फेल बताने के लिए,
और ग्रेड देने के लिए, पास फेल और ग्रेड देने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी यह क्या है, यह हमेशा विश्वसनीय होता है, यह हमेशा मानक के आधार पर होता है, और यह सबसे हाईली जो है वो विश्वसनीय होता है। हाईली यह क्यों होता है, क्योंकि विशेषज्ञों के द्वारा बनाया गया होता है, ये विशेषज्ञों के द्वारा बनाते हैं, इसलिए यह जो है यह होता है। अब यह क्या है, यह हमेशा फ्लेक्सिबल है, यह फ्लेक्सिबल है, जबकि यह क्या होता है, यह रिजिड होता है, यह रिजिड होता है। यानी रिजिड मतलब क्या है, यह कठोर होता है। अगर किसी ने कहा कि नहीं भाई हमको भी जाना है, 3 घंटे के पहले हम कोई एग्जाम देकर के हम बाहर जाना, नहीं 3 घंटे तक कहीं बैठना है, जाना नहीं है, या आपको जो पेन सब कुछ निकाल करके रख देना है, कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं चाहिए, ये सब कुछ रख देना है, ये लेके नहीं जाना है, यानी ये क्या है, रिजिड है, इसके नियम कानून बिल्कुल कठोर है। तो नियम कानून कठोर है, इस प्रकार के जो एग्जाम होते हैं तो जो बिल्कुल कठोरता से एग्जाम लिए जाते हैं। यानी आपको किसी प्रकार का यंत्र नहीं लेके जाना है, आपको किसी प्रकार का कोई वस्तु नहीं लेके जानी है, सारे कुछ बाहर रख देने हैं, और बिल्कुल टाइम पे शुरू होगा, बिल्कुल टाइम पे खत्म होगा। जबकि यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई बात नहीं है, 10 मिनट और दे देते हैं, घर का ही तो है, 10 मिनट और ले लो, पुस्तक है चलो अच्छा पुस्तक भी लेके बैठ जाओ, वहां से भी कर लो। तो वो जो है यहाँ पे क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी, और यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। इसलिए इन दोनों में क्या होता है, फर्क होता है। यह अनौपचारिक होता है, यह औपचारिक होता है। इसमें किसी प्रकार का मानक का प्रयोग नहीं होता है, इसमें मानक का प्रयोग होता है। यह विश्वसनीय और वैध होती है, यह विश्वसनीय और वैधता इसमें नहीं होती है। यह किसी भी समय, यह समय समय पर लिया जाता है, और यह जो है यह किसी भी समय लिया जा सकता है, और इसमें जो है समय बिल्कुल निर्धारित होता है, टाइम बिल्कुल निर्धारित होता है, और ज्ञान बिल्कुल निर्धारित होता है, जो कुछ लेना है वो सब कुछ निर्धारित होता है। और यह जो है यह क्या है, फॉर्मेटिव में प्रयोग होता है, और यह क्या होता है, यह समेटिव में प्रयोग होता है। इसको फॉर्मेटिव में प्रयोग किया जाता है और इसको समेटिव में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे प्रगति की जांच करने के लिए ब्लूप्रिंट बनाया जाता है, यहाँ पे भी ब्लूप्रिंट बनाया जाता है, जबकि ये प्रगति नहीं, यहाँ पे पास फेल और ग्रेड देने के लिए इसका टेस्ट जो है वो लिया जाता है। यह जो है यह डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिफरेंशियल टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिफरेंशियल टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, बट वो प्रश्नों की वैधता जो है वो बहुत ज्यादा होती है, प्रश्नों की वैधता बहुत ज्यादा होती है। प्रश्न इसमें से किसी यूनिट आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें से किसी यूनिट आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि इसमें पूरे सिलेबस से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें पूरे सिलेबस से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें किसी यूनिट से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो है फॉर्मेटिव और समेटिव के प्रश्नों में, फॉर्मेटिव और समेटिव प्रश्नों में ये प्रकार है। एनआरटी मतलब होता है, टीएमटी मतलब होता है टीचर मेरिट टेस्ट, एनआरटी मतलब होता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, मानक आधारित, मानक संदर्भित प्रश्न, मानक संदर्भित प्रश्न, यहां पे हिंदी में लिख दे मानक संदर्भित प्रश्न, मानक संदर्भित प्रश्न टेस्ट, परीक्षण, मानक संदर्भित परीक्षण। और ये क्या है, यह शिक्षक निर्मित प्रश्न, शिक्षक निर्मित परीक्षण। और ये क्या है, यह क्राइटेरिया, यह संदर्भ, यह क्या है, इसे कहते हैं संदर्भ, मानक आधारित, संदर्भ आधारित, संदर्भ ही लगते हैं भाई, संदर्भित परीक्षण, इसका एग्जैक्टली हिंदी पता कर लीजिएगा। हाँ, तो ये अब इसके बारे में जानते हैं क्या है। अब सीआरटी क्या है, सीआरटी क्या है, अभी तो मैं एग्जांपल आपको बता करके बता देता हूं, तब आपको जो है वो लॉजिक आपको ज्यादा तरीके से समझ में आएगा। अब इसमें जो है यहाँ पे क्या किया जाता है कि ये पढ़ाया गया, इसमें पढ़ाया गया कि एक यूनिट, यहाँ पे एक यूनिट पढ़ाई गई, इस एक यूनिट का आधा भाग पूरा भाग दोनों लिया जाता है, एक यूनिट का आधा भाग और पूरा भाग दोनों भाग लिया जाता है। अब इसमें क्या है, इसमें कुछ क्राइटेरिया निर्धारित करेगी, इसमें जो है कुछ क्राइटेरिया निर्धारित करेगी कि एक यूनिट नहीं 40%, 50%, 40% या 50% प्रश्न पूछा जाएगा, 40% या 50% प्रश्न पूछा जाएगा, या फिर इसमें यह क्राइटेरिया निर्धारित कर दिया जाएगा कि इसमें क्राइटेरिया निर्धारित किया जाएगा, यूनिट वन से इतने प्रश्न, यूनिट 2 से इतने प्रश्न, यूनिट 3 से इतने प्रश्न, यूनिट 4 से इतने प्रश्न, यानी प्रश्नों की संख्या 1 से 2 से 3 से 4 से, इसमें से 2 प्रश्न, इसमें से 3 प्रश्न, इसमें से 4 प्रश्न, इसमें से 2 प्रश्न, ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसलिए क्या होते हैं, ये इसे कहते हैं क्या, संदर्भ, यानी क्राइटेरियन आधारित। जैसे आपके सीटेट में एग्जाम होते हैं, तो इतने सारे सिलेबस होते हैं, इसमें सिलेबस में निर्धारित होता है कि पहले पार्ट में से कितना प्रश्न पूछा जाएगा,
यानी वहां पे जब मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान से कितना प्रश्न पूछा जाएगा, मनोविज्ञान के बाद जो है वो हेरिडिटी और एनवायरमेंट से कितना प्रश्न पूछा जाएगा, वहां पे जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस से कितना प्रश्न पूछा जाएगा, वहां पे लर्निंग से कितना प्रश्न पूछा जाएगा, वहां पे जो है वो पियाजे, वाइगोस्की और जो है कोहलवर्ग से कितना प्रश्न पूछा जाएगा। ये प्रश्नों की संख्या बिल्कुल निर्धारित है कि उसमें से इतने प्रश्न पूछाएंगे, उसमें से इतने प्रश्न पूछाएंगे, उसमें से इतने प्रश्न पूछाएंगे। ये प्रश्न बिल्कुल निर्धारित है। तो प्रश्न जब बिल्कुल निर्धारित करके पूछे जाते हैं तो उसे कहते हैं क्या, संदर्भ आधारित प्रश्न। एक दूसरा इसे कहते हैं संदर्भ आधारित प्रश्न। वहीं दूसरा ये कहा गया कि ये एक जो है इसी एक लेवल में प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे जैसे हम कहें कि अगर मान लीजिए ये यूपी टेट को क्यों बनाया गया, यूपी टेट क्यों बनाया गया, सी टेट क्यों बनाया गया, या एमपी टेट क्यों बनाया गया, एमपी टेट क्यों बनाया गया, वहीं पे जो हम कहें एच टेट क्यों बनाया गया, एच टेट क्यों बनाया गया, वहीं हम कहें रीट क्यों बनाया गया। अब ये रीट क्या है, अब अगर हम इसमें से इसको निकाल दें, अगर हम इसमें से इसको निकाल दें, सीटेट को सबसे लास्ट में रखें। अब सीटेट क्या करता है, सीटेट जो प्रश्न पूछता है, वह सीटेट जो प्रश्न पूछता है वो इनको भी सभी को इन्वॉल्व करता है। यह सभी को इन्वॉल्व करता है, क्या करेगा, यह सबको इन्वॉल्व करके सारे लोगों की जगहों को ला करके, यह भी 150 नंबर का होगा, इसे भी 150 नंबर का ही कहेंगे। जबकि यह क्या करेगा, यह पूरा मानक बनाया हुआ है। जो यह टेस्ट होगा, यह टेस्ट होगा, यह कैसा होगा, यह मानक आधारित होगा। इस प्रकार का टेस्ट क्यों, क्योंकि ये यूपी को भी इन्वॉल्व कर रहा है, ये एमपी को भी इन्वॉल्व कर रहा है, हरियाणा को भी इन्वॉल्व कर रहा है, पूरे देश को इन्वॉल्व कर रहा है, पूरे देश को इन्वॉल्व कर रहा है। इसलिए सेंट्रल लेवल पे है, ये केंद्रीय आधारित है, केंद्रीय आधारित, इसमें सारी बातें इन्वॉल्व करी जा रही है। तो ये सारी बातें इन्वॉल्व करके बनाया जा रहा है। जबकि यह क्या बनाया जा रहा है, यह मात्र किसी एक संदर्भ को ध्यान में रखा जा रहा है। संदर्भ क्या है, एक संदर्भ क्या है, यह संदर्भ जैसे यूपी के अलग होंगे, यूपी के जो एग्जाम आएंगे, हालांकि कुछ चीजें कॉमन होंगी, यह इससे पैरेलल चलता है, इससे पैरेलल चलता है। कोई कहे कि क्या तो फिर नॉर्म नहीं है, यह नॉर्म में ही जुड़ा होता है, टीएमटी नहीं है, यह नॉर्म से ही जुड़ा हुआ होता है। बट इसमें होता क्या है, इसमें होता है कुछ मानक, इसमें कुछ संदर्भ खाली निर्धारित किया जाता है कि इसी संदर्भ में होगा। अब ये पार्ट जो है ये भी इन्वॉल्व करते हैं कि जो चाइल्ड साइकोलॉजी जितने प्रश्न आएंगे, पेडागोगी से जितने प्रश्न आएगा, ये आप कहोगे कि सीटेट का सिलेबस ये लोग भी फॉलो करते हैं, सही बात है, सीटेट का सिलेबस ये लोग भी फॉलो करते हैं। बट उनमें से ये यूपी से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपी का जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है, यूपी के जैसे लोग हैं, उसके आधार पर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसके आधार पर वहां पे जो उसकी पेडागोजी है, जो उसकी पेडागोजी वहां के आधार पर प्रश्न पूछी जाती है। जैसे यहाँ की पेडागोजी तो यहाँ की पेडागोजी यहाँ के आधार पर प्रश्न पूछा जाता है। तो ऐसे इसमें से यूपी टेट में यूपी के हिसाब से, एमपी टेट में एमपी टेट के हिसाब से, एस टेट में एस टेट के हिसाब से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सब क्या होंगे, इसे कहेंगे क्या, इसे कहेंगे संदर्भ आधारित। यानी संदर्भ एक क्राइटेरिया निर्धारित करी गई है, उसी क्राइटेरिया के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। और जब मानक होता है, बिल्कुल मानक, तो मानक क्या करता है, वो सबको इन्वॉल्व करता है, सब बातों को इन्वॉल्व करता है। तो अब इसमें भी जो यह संदर्भ आधारित है, संदर्भ आधारित में भी इसकी विश्वसनीयता निकाली जाती है, इसकी वैलिडिटी निकाली जाती है, इसको भी विशेषज्ञों द्वारा जांचा जाता है, और यह भी सर्वमान्य होता है, ये इसका भी मानक होता है। इसलिए ये क्या है, इसे कहते हैं सीआरटी। कहीं कहीं क्या कहा जाता है, ये सीआरटी को टीएमटी मान लिया जाता है। सीआरटी जो है वो इसमें यह नॉर्म इनफॉर्मल कहा जाता है, जो कि क्या है, वो गलत है, वो गलत है। सीआरटी हमेशा क्या होती है, या क्राइटेरिया आधारित होती है। तो क्राइटेरिया में कुछ क्राइटेरिया निर्धारित किया जाता है, क्राइटेरिया कुछ निर्धारित किया जाता है। तो वो क्राइटेरिया क्या करती है, वह नॉर्म से संबंधित होती है, वो क्राइटेरिया नॉर्म से संबंधित होती है। तो ये आपको विशेष अंतर जानना है कि सारी बातें जो है यही फॉलो करती है। यहाँ इसमें पास फेल जो है इसकी क्राइटेरिया के आधार पर निर्धारित होता है, पास फेल इसकी क्राइटेरिया के निर्धारित होता है, और यहाँ पे पास फेल जो है इसकी क्राइटेरिया के आधार पर निर्धारित होता है, यानी सीटेट के आधार पर निर्धारित होता है। यह कम भी हो सकता है या ज्यादा भी हो सकता है। यह क्राइटेरिया बनाई जाती है, ये कि इतने इतने क्राइटेरिया पे प्रश्न पूछा जाएगा, या इतने इतने यहाँ के लोकल के हिसाब से इतने इतने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये जो है, ये इसीलिए इसको कहा जाता है क्या, संदर्भ आधारित प्रश्न। तो यहाँ होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि टीएमटी क्या होती है, सीआरटी क्या होता है, और एनआरटी क्या होता है, आप लोगों को समझ में आया होगा। सारी बातें वही है, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे है, बस फर्क जो है क्या है, ये इन दोनों के माध्यम से आपको ये फर्क आपको समझ में आ जाएगा, जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया होगा। ठीक है, तो यहाँ तो खूब आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद एक चीज रह जाती है कि टेस्ट में जो है वो टेस्ट होता कैसे। अगर आप लोगों ने लिख लिया हो तो हम आगे बढ़े, अगर आप लोगों ने लिख लिया हो तो हम आगे बढ़े, चलिए, अगर हो गया तो आगे बढ़े। अब इसके बाद एक गुड टेस्ट क्या होता है, वो गुड टेस्ट की चर्चा जो हम कल करेंगे। एक अच्छा टेस्ट कैसा होता है, उस अच्छे टेस्ट के बारे में चर्चा जो हम करेंगे। ये आपका हो गया हो तो हम आगे बढ़े, अगर हो गया हो तो आगे बढ़े, चलिए ओके। तो आगे बढ़ते हैं, टीएमटी, सीआरटी, एनआरटी के बारे में चर्चा हो गई।